तो स्टार्ट करते हैं। रेडी? लास्ट टाइम हमने जो लास्ट दो लेक्चर्स में तीन चीज़ें पढ़ ली, डिकोडर, इनकोडर और प्रायोरिटी इनकोडर। ठीक है, तीन चीज़ें हो गई। और हमने ये कहा था कि ये वाला चैप्टर जो इस वक्त हम कर रहे हैं, ये हम अपने टूल्स तैयार कर रहे हैं, जो कि जब सारे तैयार हो जाएंगे तो हम फिर उनको यूज़ करते हुए छोटे से बड़े सर्किट बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हम करेंगे वो इससे फिर आगे वाले कंपोनेंट्स। ठीक है, सो हमारे आगे वाले जो हैं उसमें मल्टीप्लेक्सर, जिसको हम छोटा करके मक्स कह देते हैं। ठीक है, जो मल्टीप्लेक्सर कहते ज़रा सा क्या कहते हैं, मुँह चिबा हो जाता है। ठीक है, तो उसको करने से बेहतर है कि वो आप छोटा करके कहते हैं मार्क्स। ठीक है, मार्क्स, डी मार्क्स, और बार बार यूज़ करना। और इसके बाद फिर हम कंपैरेटर्स और मे भी उसके बाद मेरा ख्याल है कि एडर, सब्ट्रैक्टर और मल्टीप्लायर, ये कंपोनेंट्स हैं जो कि हम करना चाहेंगे। ठीक है, हमारी कोशिश होगी कि हम एटलीस्ट ये तीनों जो है ना, ये आज रगड़ दें। ठीक है, ओके। सो आ गया। सो हम एक एक करके स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, सारे कंपोनेंट्स में मैंने आपको कहा था कि तीन चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो करता गया। ठीक है, वो आपको हमेशा याद रहना चाहिए। ऑल्दो मैंने देखा था कि वो अगली क्लास तक भी बाज़ लोगों को भूल गया था मेरे उसके बाद। और दूसरा ये कि उसका सर्किट रफली कितना एरिया ले रहा है और कितना उसका डिले है। ठीक है, इस कोर्स के हिसाब से आपको एग्जैक्टली उसका डिले और एरिया पता होना चाहिए, लेकिन फ्यूचर में आपको अगर वो भूल भी जाए तो आपको एक क्रूड सा आइडिया होना चाहिए, ताकि आप चॉइस ले सकें कि ये वाला सर्किट छोटा बनेगा या दूसरा सर्किट छोटा बनेगा। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट विद मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर क्या करता है? सबसे पहले वही चीज़ के करता क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमें समझ आ जानी चाहिए। जब हमें ये समझ आ जाएगी तो हम उसके ट्रुथ टेबल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, जिसको हमने कहा था कि फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम ये है कि आप उसको फॉर्मुलेट करें, ट्रुथ टेबल तक पहुंचें। और नेक्स्ट है उसका डिज़ाइन करें सर्किट का, तो हम उसके डिज़ाइन तक पहुंचेंगे। और फिर हमारे ये तीनों क्वेश्चंस असूली तौर पर आंसर हो चुके हैं। इधर ये डब्बा इस तरह बना है, लेकिन सर्किट्स में अक्सर मल्टीप्लेक्सर इस तरीके से बना होता है। ठीक है, एक छोटी वाली साइड, एक बड़ी वाली साइड। छोटी वाली साइड पर एक वायर है, बड़ी वाली साइड पर ज़्यादा वायर है। ठीक है, सो बड़ी वाली फॉर ज़्यादा, छोटी वाली फॉर कम वायर। ठीक, सो ये कन्वेंशन आपको रहनी चाहिए। ठीक है, ओके। चलो मैं सिलेक्ट लाइन ऊपर या नीचे किसी तरफ भी हम ये बना सकते हैं। अगर ये चार इनपुट्स हैं तो इधर आपकी दो और इनपुट होंगी, जिनको हम कहते हैं सिलेक्ट लाइन्स। ठीक, क्यों कहते हैं इस पे मैं भी आता हूं। अगर ये दो है तो इसमें नंबर कहां से कहां तक आ सकते हैं? 0 से 3 तक। ठीक है, सो 0 0 0 1 1 0 और 1 1, 0 1 2 3। तो ये जो 0 1 2 3 है ना, ये असल में इसको रेफर कर रहे हैं, 0 1 2 और 3 को, कि ये 0 नंबर वाली लाइन है, ये 1 नंबर वाली लाइन है, ये 2 नंबर वाली लाइन है, ये 3 नंबर वाली लाइन। ठीक, अच्छा, अब काम ये कैसे करता है? काम ये ऐसे करता है कि अगर सिलेक्ट लाइन में मैं 0 0 इनपुट करूं तो ये 0 नंबर वाली लाइन आउटपुट से कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, चीज क्लियर होगी? अगर 1 इधर आ रहा हो तो ये कनेक्ट हो जाती है, 2 आ रहा हो तो 2 कनेक्ट हो जाता है, 3 आ रहा हो तो 3 कनेक्ट हो जाता है। व्हाट डू आई मीन बाय कनेक्ट? कनेक्ट का ये मतलब है कि अगर यहाँ पर लेट से 1 1 आ रहा था और ये 3 कनेक्टेड है, तो इसका मतलब है कि अब अगर 0 आ रहा है तो आउटपुट भी 0 आएगी, अगर इधर 1 आ रहा है तो आउटपुट भी 1 आएगी, और बाकी लाइनों पे जो मर्जी आता रहे, वी डोंट केयर। ठीक है, जिस वक्त इधर 1 1 आ रहा है
तो फिर हम वी जस्ट केयर अबाउट दिस लाइन, ये लाइन आगे कनेक्ट हो गई है, बाकी लाइनों पे जो मर्जी आता रहे, वी डोंट केयर। ठीक, तो यहाँ तक चीज़ समझ आ गई? ठीक है। सो जो इससे पहले 3 कंपोनेंट हमने पढ़े थे, ठीक है, ये जो मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर है, ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। ठीक है, मैं पिछले 10-15 साल से हार्डवेयर डिज़ाइन कर रहा हूँ और मेरे हिसाब से मल्टीप्लेक्सर जो है ना वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, जब भी आपने कोई सर्किट डिज़ाइन करना है वहाँ पर मल्टीप्लेक्सर ज़रूर कहीं पे आ जाएगा। ठीक, अच्छा, ये एक तो आपको दो पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना चाहिए। एक ये समझना चाहिए कि ये काम क्या कर रहा है, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली आपको रियल लाइफ में इसका ऑपोजिट प्रॉब्लम आएगा। उसमें आपसे ये नहीं होगा कि आपसे ये रियल लाइफ में करते करते कोई पूछेगा कि मल्टीप्लेक्सर क्या काम है। रियल लाइफ में आप कोई सर्किट डिज़ाइन कर रहे होंगे और डिज़ाइन करते हुए कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पर आपके पास एक से ज़्यादा इनपुट्स होंगी और आप उनमें से किसी को सिलेक्ट करना चाह रहे होंगे। ठीक है, जब ऐसी सिचुएशन आए तो आपकी बत्ती दिमाग की जल जानी चाहिए उसी वक्त। ठीक है, कि यहाँ पर जी ये मैंने पढ़ा था कुछ। ठीक है, जैसे ही आपको आएगा यार मल्टीपल इनपुट्स हैं, एक आउटपुट है, तो कुछ पढ़ा था। ऐसा क्या पढ़ा था? या तो ऐसी चीज़ थी इनकोडर या ऐसी चीज़ थी मल्टीप्लेक्सर। सो अब आपने सोचना है कि यार जो मैं करना चाह रहा हूँ वो इनकोडर वाला काम है या मल्टीप्लेक्सर वाला काम। ठीक है, इनकोडर ये करता था कि C1 पर 1 आ रहा होता था तो वो नंबर आउटपुट कर देता था, या प्रायोरिटी इनकोडर हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले 1 का नंबर आउटपुट कर देता था। ठीक है, तो अब आपने उधर जाकर सोचते हैं कि मुझे क्या वो नंबर चाहिए या मुझे सिर्फ एक आउटपुट चाहिए, कोई मैं एक आउटपुट आगे फॉरवर्ड करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर वो चाहिए तो अगर आपको वो आउटपुट इनपुट को आगे फॉरवर्ड करना है तो आप कहेंगे ये दिस इज अ मल्टीप्लेक्सर केस। ठीक है, और मैं इधर मल्टीप्लेक्सर बना सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ क्लियर होगी? ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था कि आपको समझ आ जाए कि ये करता क्या है। और दूसरा वाला पार्ट जो है कि आपकी बत्ती जल जाए, ये जब तक डिज़ाइन करेंगे नहीं तब तक वो बत्ती जलना ज़रा सा मुश्किल होगा। वो जलेगी थोड़ा सा जब हम सेकंड हाफ ऑफ कोर्स में आएंगे, वहाँ पर ऐसे आपको मौके मिलेंगे जहाँ पर आपने सोचना होगा कि यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट फिट इन होता है। ठीक है, या कंपोनेंट बाज़ जगहों पर एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स के कम्बिनेशन से प्रॉब्लम्स हो, जो कि शुरू में हम कई दफ़ा ये होता है कि आप गलत चूज़ कर लेते हैं, लेकिन जब आप 1-2 दफ़ा गुजर जाते हैं, जस्ट लाइक आपने कोई कंप्यूटर गेम खेली हो तो उसमें बाज़ का आप किसी लेवल पे फंस जाते हैं। ठीक है, बट जब आप फंस जाते हैं फिर आप कोशिश करते हैं, कई दफ़ा पूरी रात बैठे रहते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट आई डोंट नो आपका, लेकिन मेरे साथ ये हुआ कि जी पूरी रात एक लेवल क्लियर करना है नीड फॉर स्पीड का और बैठे हुए हैं जी। ठीक है, और सुबह हो रही थी तो फिर हो गया हुआ नहीं, सुबह कॉलेज भी जाना है तो बंद करो, 2 घंटे तो सो जाओ। ठीक है, तो 2 घंटे सो गए क्योंकि लेक्चर में भी अटेंटिव बैठने। तो और कई दफ़ा आप 1-2 दिन लगा के या बास का आते 1 हफ्ते ट्राइयाँ मार के सर खपा के आप कहते हैं आप निकल गए। ठीक है, लेकिन बट देन जब आप एक दफ़ा निकल जाते हैं उस लेवल से और आप उसको 1 हफ्ते बाद दोबारा खेल रहे होते हैं तो आपको हार्डली 10 मिनट लगते हैं और आप वो लेवल क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि आप एक दफ़ा उससे गो थ्रू हो चुके हो। ठीक है, सो ये लॉजिक डिज़ाइन इज़ काइंड ऑफ दैट गेम। ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ना वो ये है कि हम ना ये जो हार्डवेयर डिज़ाइन की गेम है ना इसको समझ सकें। ठीक है, इवेंचुअली शुरू में जब आप वो मतलब एक लेवल का सर्किट डिज़ाइन करने जाएंगे तो आप फंसेंगे थोड़ा सा। ठीक है, हो सकता है आपको सर मारना पड़े, आप कोई 2 दिन 4 दिन लग जाए, बट वो 2-4 दिन लगाना ही है जिस उस लर्निंग जो है ना उससे गुजरना ही है, जो कि आपको ये कैपेबल बना देगा कि जब आप अगली दफ़ा सर्किट डिज़ाइन कर रहे होंगे और वैसी सिचुएशन आएगी आप कहेंगे कि यार यहाँ पर तो ये वाला सर्किट लग सकता है, यहाँ पर तो ये सर्किट लग सकता है, और आपको वो सोचने की कैपेबिलिटी बने। ठीक है, इसलिए जब हम सर्किट डिज़ाइन पे आएंगे तो इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबके इनपुट बीच में आए। ठीक है, कि अभी तो हम अपने औजार बना रहे हैं ना किससे बनाएंगे, लेकिन जब औजार बन जाएंगे तो आपने वहाँ पर सारों ने कोशिश करनी है उस जगह पर इनपुट देने की और थिंक अबाउट इट एज अ गेम। ठीक है, और उसको आपने उसका वो लेवल क्लियर करना है। ठीक है, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स होंगे वो फिर आपके प्रोजेक्ट्स होंगे। ठीक है, जिस तरह अभी आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया हुआ है, ठीक है, तो आपने वो लेवल क्लियर करना है। ठीक है, वो लेवल क्लियर कर लेंगे और फिर आपने डिसाइड करना है कि FPGA वाला क्या प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, तो वो जब क्लियर हो जाएगा तो देन यू शुड बी एबल टू, अगर आपने वो खुद डिज़ाइन किया और सब कुछ किया तो आप
मतलब प्रोजेक्ट में यू विल बी अलाउड कि आप कोई भी नेट से कंपोनेंट उठा के यूज़ कर लें, बट यू हैव टू बी क्लियर इन द प्रेजेंटेशन जब आप डेमोन्स्ट्रेशन मुझे दे रहे होंगे कि भाई ये वाली चीज़ मैंने नेट से उठाई है और ये मैंने 4 चीज़ें उठाई हैं, इनको जोड़ के मैंने ये चीज़ बनाई है। मतलब जो आपको अलाउड होगा वो ये होगा कि आप नेट से उठा सकते हैं, लेकिन आप ये अलाउड नहीं होगा कि आप वही चीज़ मुझे बता देंगे जी ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैंने नेट से उठाया था, मैंने बस चला दी। नहीं, यू हैव टू मेक समथिंग। फॉर एग्जांपल आपने VGA का इंटरफेस नेट से उठा लिया, ठीक है, सो आपका FPGA कार्ड है वो VGA के साथ इंटरफेस हो सकता है। सो आपने कहा कि VGA का मैंने बनाया किसी और का प्रोजेक्ट था वो उठा लिया, मैं इसको यूज़ करते हुए पीछे एक गेम बनाना चाहता हूँ, ठीक है, लेट से मैं स्नेक बनाना चाहता हूँ या मैं कोई ऐसी छोटी सी गेम बनाना चाहता हूँ, ठीक है, ये ओके है, ठीक है। आपने कहा कि वो VGA मैंने खुद नहीं बनाया, मैंने उठा लिया, मैंने समझ लिया कि कैसे काम करता था। VGA वैसे हम आपको समझा भी देंगे, मतलब एक लैब होगी इसके ऊपर, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इस लेवल पे जो आप इंटरेस्टिंग काम कर सकते हैं वो VGA को यूज़ करके कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपको अलाउड होगा, लेकिन आप इससे जो अगला लेवल है कि आप वही चीज़ उठा के मुझे दिखा दें और कहें कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये अलाउड नहीं होगा, ठीक है। इस पे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसलिए उससे बचें। ओके, तो ये समझ आ गया मल्टीप्लेक्सर क्या काम करता है। ओके, नेक्स्ट चीज़ है कि अच्छा अब हम इसका सर्किट बनाने की कोशिश करें, ठीक है। सो अगर यही सिचुएशन है हमारे पास, तो सर्किट बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? वी ट्राई टू रीच एट अ ट्रुथ टेबल। पहले हम ट्रुथ टेबल तक पहुंचेंगे कि हर केस में क्या करता है। इस केस में इसका अगर मैं ट्रुथ टेबल बनाऊं तो पहली ट्रुथ टेबल में सबसे पहली चीज क्या है कि कितनी इनपुट्स हैं, कितनी आउटपुट्स हैं। सो इस केस में कितनी इनपुट्स हैं और कितनी आउटपुट्स हैं? 4 इनपुट हैं, 2 इनपुट हैं कि 4 हैं? तो क्या ये इनपुट नहीं है? ये भी इनपुट है। तो ये 2 भी इनपुट हैं, ये 4 भी इनपुट हैं, तो कितनी इनपुट होगी? 6 इनपुट होगी ना, ये भी तो इनपुट ही है यार। सो मतलब ओवरऑल एक डब्बा है ना ये। मतलब हमने तो इसको समझने के लिए ये कहा कि भाई ये सिलेक्ट लाइन है, ये ताकि हमें समझ आ जाए करता क्या। लेकिन जब सर्किट डिजाइन करना है तो दिस इज अ बॉक्स जिसमें ये सारी इनपुट्स आ रही हैं, ये आउटपुट आ रही है। तो जब ट्रुथ टेबल बनाना है, ट्रुथ टेबल को बस ये पता होना चाहिए ये इनपुट्स हैं, ये आउटपुट। तो मेरे पास 4 इनपुट आ जाएंगी, मे भी मैं कहता हूँ A3, A2, A1, A0, और फिर सिलेक्ट लाइन आ जाएंगी S1, S0। लेट से मैं इसको कहता हूँ S1, इसको कहता हूँ S0, इसको मैं कहता हूँ लेट से A0, A1, A2 और A3, ठीक है, और इसको मैं कहता हूँ F, ठीक है। तो मेरी आउटपुट आ गई है F। तो अगर ये 6 इनपुट्स हैं तो ट्रुथ टेबल जो बनेगा उसमें कितनी एंट्रीज होंगी? 0 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 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 कितनी एंट्रीज होंगी? 64, ठीक है। अगर 6 इनपुट्स हैं तो 2⁶ उसकी कॉम्बिनेशंस बनते हैं, तो वो सारे हमें हैंडल करने। और 6 इनपुट्स का जो भी ट्रुथ टेबल बनेगा, और 6 वाला कार्नोफ मैप तो आपके लिए कोई मसला ही नहीं है। 4 वाले बनाए और उनमें फिर सर्कल ढूंढे, ठीक है। सो मतलब हमें पता है कि 6 वाला कार्नोफ मैप जो है ना वो आपके लिए एक सही दर्द-ए-सर होता है, ठीक है। तो उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। हम इसको किसी और तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। व्हाट अबाउट कि मैं कार्नोफ मैप के बजाय इसी प्रोसेस को समझूं कि ये क्या कर रहा है और उससे सर्किट तक पहुंचने की कोशिश। सो जब आपकी सिलेक्ट लाइन 0 0 होती है तो ये कनेक्टेड होता है, उस वक्त आपके लिए बाकी कोई केस मैटर नहीं करता, ठीक। तो हम सबसे पहले तो इस ट्रुथ टेबल को पूरा 64 एंट्रीज का बनाने के बजाय ज़रा कॉम्पैक्ट करके बना सकते। ये वाला ट्रुथ टेबल जो है ना ये 64 एंट्रीज का ही है। असल में नज़र हमें 8 आ रही हैं, बट इट्स एक्चुअली 64। किस तरह? हमने कहा कि अगर 0 0 इनपुट आ रही हो, ठीक है, तो उस वक्त अगर A0 0, अब 0 0 आ रही है तो A0 इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। सो A0 अगर 0 आ रहा है तो आउटपुट भी 0 होगी, A0 अगर 1 आ रहा है तो आउटपुट भी 1 होगी। तो हमने कहा कि 0 0 पर अगर A0 0 आ रहा है तो आउटपुट 0 होगी। इसी तरह हमने कहा कि 0 0 पे A0 1 आ रहा है तो आउटपुट भी
1 होगा। बाकी सबको इन दोनों केसेस में हमने कह दिया कि ये डोंट केयर है, बिकॉज अगर सिलेक्ट लाइन 0 0 है तो बाकी तीनों लाइनों पर जो मर्जी आता रहे, वी डोंट केयर अबाउट इट। अगर वो 0 आए तीनों पे, चाहे 0 0 1 आ जाए, चाहे 0 1 0 आ जाए, 0 1 1 आ जाए, 1 0 0 आ जाए, 1 0 1, 8 कम्बिनेशन बन जाते हैं ये पूरे 0 से लेके 7 तक। उनमें से कोई भी कम्बिनेशन इनके ऊपर आ रहा है, वी डोंट केयर। हमें जब ये 0 0 आ रहा है और ये 0 आ रहा है तो आउटपुट 0 है, जब ये 0 0 आ रहा है और ये 1 आ रहा है तो आउटपुट 1 है। ठीक है, तो ये जो एक रो है ना, ये असल में 8 एंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो 3 डोंट केयर 3 एक्सेस आ रहे हैं ना, ये असल में जब इनको एक्सपैंड करके मैं ट्रुथ टेबल पर लिखूंगा तो ये 8 एंट्रीज बन जाएंगी इवेंचुअली। ठीक है, सो ये हर केस में 3 डोंट केयर आ रहे हैं, क्योंकि दूसरी लाइन में हमने कहा कि अगर 0 1 आ रहा है तो A1 शुड बी कनेक्टेड टू आउटपुट। तो अगर A1 0 आ रहा है तो आउटपुट 0 होगी। इसी तरह अगर 1 0 आ रहा है तो A2 शुड बी कनेक्टेड, अगर ये 0 आ रहा है तो आउटपुट 0 होगी। अगर 1 1 आ रहा है तो A3 शुड बी कनेक्टेड, अगर ये 0 आ रहा है तो आउटपुट 0 होगी। ये 0 के लिए हमने लिख दिया, यही काम हमने इनके 1 होने के लिए कर दिया कि अगर 0 0 आ रहा है और A0 0 1 है तो आउटपुट 1 होगी। अगर 0 1 आ रहा है और A1 1 है तो आउटपुट 1 होगी। अगर 1 0 आ रहा है और A2 1 है तो 2 आ रहा है तो 2 नंबर वाली लाइन, 3 आ रहा है तो 3 नंबर वाली लाइन, 1 आ रहा है तो 1 नंबर वाली लाइन। ये हमारा ट्रुथ टेबल। तो पहली जो इस चीज़ तो होगी कि हमें वो 64 का ट्रुथ टेबल लिखने के बजाय 8 एंट्रीज में भी हम किसको क्रॉस करना है या किसको हमें 0 या 1 करना है। आप सोच के मुझे बताएं कि किसको क्रॉस करना चाहिए, किस बेस पे पता चाहिए? जो सिलेक्ट लाइन बता, क्योंकि जो कनेक्टेड है वो कैसे पता चल रहा है? सिलेक्ट लाइन से। ठीक है, अगर 0 0 सिलेक्ट लाइन है तो फिर 0 नंबर वाला मैटर करता है, कोई और मैटर नहीं करता। ठीक है, 0 1 आ रहा है तो 1 नंबर वाला मैटर कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके। इसको और भी अगर मैं कंसाइज करके लिखूं तो ये सबसे कॉम्पैक्ट फॉर्म बन गई। हमने कहा कि अगर 0 0 सिलेक्ट लाइन पे आ रहा है तो आउटपुट A0 के बराबर होगी, जो भी A0 लाइन पर आ रहा है। अगर 0 1 सिलेक्ट लाइन आ रही है तो आउटपुट A1 हो जाएगी। अगर 1 0 है तो आउटपुट A2 हो जाएगी। 1 1 है तो आउटपुट A3। यहां तक चीज समझ आ गई? ये जो कंसाइज सा ट्रुथ टेबल बन गया है, ये हमें एक और चीज की तरफ भी हिंट कर रहा है, वो ये कि हम इसका सर्किट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, कि बजाय कार्नोफ मैप वगैरह हम ना बनाए, स्टिल हम अगर इसका सर्किट बनाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो वो मैं बताता हूं कि क्या कर सकते हैं। सो हमारी 4 लाइंस थी, A0, A1, A2 और A3। So, ये ट्रुथ टेबल मुझको ये बता रहा है कि अगर सिलेक्ट लाइन 0 0 हो तो आउटपुट A0 हो जानी चाहिए। सो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं 0 0 के ऊपर इस वाली इनपुट को इनेबल कर सकता हूं। ठीक है, कि अगर मेरे पास सिलेक्ट लाइंस जो है ना वो S0 और S1 आ रही है, ठीक है, लेट्स से, तो मैं ये कर सकता हूं कि अगर ये दोनों 0 आ रहे हो, ठीक है, तो इसको यूज कर सकता हूं इनेबल करने के लिए इस सिलेक्ट लाइन। और इनेबल करने के लिए हम क्या करते थे? एंड गेट यूज करते थे। मैं ये कर सकता हूं कि मैं इसको एक एंड गेट के साथ टाई कर। इससे क्या हुआ कि अगर S0 और S1 यानी ये 0 0 आ रहा है तो यहां पर जब 0 0 आएगा तो ये नॉट होके दोनों 1 1 हो जाएंगे। तो अब ये एंड गेट इनेबल हो गया। अब अगर इस जगह से 0 आया तो क्योंकि बाकी तो दोनों 1 ही है, तो वो अगर ये 0 हुआ तो आउटपुट 0 हो जाएगी, अगर ये 1 हुआ तो आउटपुट 1 हो जाएगी। तो ये हमारा पहला काम हो गया कि अगर 0 0 सिलेक्ट लाइन आ रही है ना तो आपकी A0 आगे फॉरवर्ड इस लाइन पर हो जाएगी। ये बात समझ आ रही? इसी तरह अगला केस था 0 1 का। ठीक है, सो ये 0 0 पर A0 को आगे फॉरवर्ड करना था, 0 1 पर A1 को फॉरवर्ड करना था। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि ठीक है, ये मैं सीधी लगा रहा हूं लेकिन आप ये जंप करके एक दूसरे के आगे पीछे से आ रही। ठीक है, ओके। सो अब अगर ये 1 वाली 0 और ये इससे पीछे वाली 1 हो, अब क्या होगा कि जब इस जगह पर 0 1 आएगा तो 0 नॉट होके 1 हो जाएगा और 1 डायरेक्टली आ रहा होगा, तो ये दोनों इनपुट एंड की 1 हो गई, तो एंड गेट इनेबल हो गया। उस केस में
अब ये क्योंकि इसके साथ मैंने टाई कर दिया है, अब अगर ये 0 आया तो ये आगे चला जाएगा, 1 आया तो 1 आगे चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाकी दोनों तो 1 हो गई। तो ये वाला गेट जो है ये सिर्फ उस केस में इनेबल हुआ करेगा जब इनपुट सिलेक्ट लाइन 0 0 आई। ये वाला गेट सिर्फ उस केस में इनेबल हुआ करेगा जब इनपुट 0 1 आई, ठीक है। जब ये इनेबल्ड है तो ये इनेबल्ड नहीं है, जब ये इनेबल्ड है तो ये इनेबल्ड नहीं है, क्योंकि या अगर 0 0 इनपुट आ रही तो ये इनेबल हुआ तो फिर ये डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। जब 0 1 आ रही है तो ये इनेबल हुआ तो वो डिसेबल। ऐसे ही अगला केस हमारा क्या बनता है कि 1 0 आ जाए। 1 0 का मतलब है कि जो LSB है वो 0 आ रही हो और MSB 1 आ रही हो, तो मैंने ये नॉट LSB पर लगा, तो LSB 0 आ रही होगी तो वो नॉट होकर 1 हो जाएगी, और MSB 1 आ रही होगी तो 1 ही रहेगी। तो अगर 1 0 आया तो ये गेट इनेबल हो गया। इस केस में मैंने ये वाली बिट आगे फॉरवर्ड कर दी, और आखिरी केस मेरा था कि 1 1 आ जाए, ठीक है। सो 1 1 में मैंने कुछ भी नॉट नहीं किया, मैंने कहा कि अगर दोनों 1 आ रही हैं तो ये गेट इनेबल हो जाएगा, दोनों 1 पे ये इनेबल हो जाएगा तो ये वाली चीज आगे फॉरवर्ड। अभी तक मार्क्स बना नहीं है, अभी तक हम उसके फर्स्ट हाफ तक पहुंच गए कि हमने ये कर लिया कि अगर 0 0 आ रही हो इनपुट तो यहां पर मेरे पास आउटपुट सही आएगी, बाकी सब पर 0 आ रहा होगा। अगर 0 1 आ रहा है तो इधर ठीक आउटपुट आ जाएगी, यानी ये टाई हो जाएगी, बाकी सब डिसेबल हो जाएंगे। 1 0 आ रहा हो तो ये इनेबल होके ये आउटपुट सही आगे चली जाएगी, बाकी सब डिसेबल हो रही। और 1 1 आ रहा होगा तो ये इनेबल हो जाएगा और बाकी सब डिसेबल हो जाएंगे। सो अब क्योंकि एक केस में एक ही 1 हो रहा है हमारे पास, एक ही इनेबल हो रहा है गेट, ठीक है, और हमें आखिर में आउटपुट चाहिए सिर्फ एक, मार्क्स की तो एक आउटपुट होती है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम और गेट लगा सकते हैं। और क्यों लगा सकते हैं, लेट्स से कि मैं पहले लगा दूं फिर बताता हूं क्यों लगा सकते हैं। यहां पर मैंने एक और गेट लगा दिया, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा सेंटर से आउट। और गेट क्या करता है, और गेट ये करता है कि कोई एक लाइन भी 1 हुई तो आगे 1 हो जाएगा। अब लेट्स से कि 0 0 आ रही थी सिलेक्ट लाइन, तो ये आगे टाई हुई थी, ये आगे टाई हुई थी, तो बाकी सब तो डिसेबल हो गए, बाकी सब पे तो वैसे 0 आ रहा था। तो अब ये इस लाइन की वजह से अगर 0 आया तो आउटपुट भी 0 होगी, 1 हुआ तो आउटपुट भी 1 होगी, ठीक है। इसी तरह अगर ये गेट इनेबल था तो बाकी सब तो वैसे ही 0 दे रहे थे। इस गेट की वजह से अगर आउटपुट 0 ही तो आउटपुट 0 ही रहेगी, अगर 1 हुई तो आउटपुट 1 हो जाए। सेम गोज फॉर बाकी दो केसेस कि अगर ये इनेबल हुआ तो बाकी सब डिसेबल थे, उनकी वजह से आउटपुट 0 आ रही थी। अगर ये यहाँ से 0 आया तो आउटपुट भी 0 रहेगी, 1 आया तो आउटपुट। तो ये हमारा मल्टीप्लेक्सर का सर्किट बन गया, ठीक है, 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर का सर्किट। इस पे छोटी सी एक ऑप्टिमाइजेशन ये हो सकती है कि ये पहली बिट नॉट हो रही है, यहाँ पर भी पहली बिट नॉट हो रही है, ये दूसरी बिट नॉट हो रही है, यहाँ पर भी दूसरी बिट ही नॉट। तो बजाय दो अलग जगहों पर नॉट करने के मैं स्टार्ट में ये दोनों ओरिजिनल भी रख लूँ और दोनों का नॉट भी रख लूँ। जहाँ पर नॉट कनेक्ट करना है वहाँ पर नॉट कनेक्ट कर दूँ, जहाँ पर डायरेक्ट कनेक्ट करना है वहाँ पर डायरेक्ट कनेक्ट कर दूँ। कनेक्शंस मुझे पता है कि इस केस में 0 0 है, 0 1 है, 1 0 है। बात समझ आ रही है ना। स्लाइड के ऊपर जो सर्किट बना हुआ है वो इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, कि आपने ओरिजिनल भी ले लिया और नॉट भी ले लिया। पहले केस में दोनों नॉट कनेक्ट करने थे, वो कर दिए। इसमें 1 0 कनेक्ट करना था तो ये नॉट उठा लिया, ये डायरेक्ट उठा लिया। सॉरी 0 1 कनेक्ट करना था तो ये 0 कनेक्ट उठा लिया, ये 1 उठा लिया। इस केस में 1 0 करना था तो ये 0 उठा लिया, ये 1 उठा लिया, तो 1 0 बन गया। और 1 1 के केस में डायरेक्टली दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो मतलब बाकी कोई फर्क नहीं है। मैं खुद ये वाला सर्किट इसलिए इधर नहीं बनाया था जस्ट कि आप 2 स्टेप्स इकट्ठे हो तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो मैं एक स्टेप करके बता दिया, लेकिन बट इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है। ये जस्ट आपने नॉट्स को कॉमन करना है, इन 2 नॉट्स को कॉमन किया जा सकता है, इन 2 नॉट्स को कॉमन किया जा सकता है, एंड दैट्स इट। ओके, यहाँ तक अब समझ आ गया। अच्छा, सो स्टेप 1 था कि मल्टीप्लेक्सर करता क्या है, वो ये था कि भाई मल्टीपल इनपुट्स में से किसी एक को फॉरवर्ड करता है। स्टेप 2 था कि उसका सर्किट क्या है, वो ये बन गया सर्किट। स्टेप 3 था कि हमने इधर सर्किट को थोड़ा सा देखना है कि इसका डिले कितना आ रहा है और सर्किट का रफली गेट्स कितने लगते हैं, ठीक है। सो
डिले कितना है पहला अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, 2 गेट्स का, ठीक है, क्योंकि ये नॉट को अगर मैं इग्नोर कर दूं तो ये 2 गेट्स का डिले है, क्योंकि ये सारे पैरेलल में सीरीज में नहीं है, तो ये 1 गेट का डिले काउंट होगा, ठीक है। दूसरा है ये सिर्फ 2 गेट्स का तो है, लेकिन 2 कितने इनपुट वाले गेट, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ना, कि अगर मैं 2 इनपुट वाला और गेट रखूंगा तो उसका डिले कम होगा, लेकिन अगर 4 इनपुट वाला और गेट होगा तो उसका गेट, तो ये 4 इनपुट वाला और गेट है। जो एंड गेट है ये 3 इनपुट वाले, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। अगर मैं इसी सर्किट जिस तरह मैंने बनाया इसको जनरलाइज करूं तो ये तो 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर कहलाते हैं, यानी 4 इनपुट हैं और 1 आउटपुट है, उसको हम कहते हैं 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर। व्हाट अबाउट कि मैं थोड़ा बड़ा मल्टीप्लेक्सर बना रहा होता, मैं कहता कि मुझे मेरी 32 इनपुट्स हैं जिनमें से एक मैंने सेलेक्ट करनी, ठीक है। सो इकट्ठे ही मैं ज़्यादा बड़ी जंप कर ली, लेकिन लेट्स से कि अगर कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया तो 32 में सिर्फ नंबर बड़ा है, डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहली चीज़ है उसकी सिलेक्ट लाइन कितने बिट की होंगी, 8 बिट की होंगी, नहीं 0 से लेकर 31 तक लाइन में किस बेस पे सिलेक्ट करना है हमने कि 0 से 31 तक इस पे नंबर आ सके, ठीक है। 31 जो है वो 5 वंस होता है, ठीक है, ये आपके 5। इसका एक आसान तरीका होता है कि आप लॉग बेस 2 ले लें, या लॉग बेस 2 को दूसरी तरह से पुट करने का मतलब ये है कि 2 की कौन सी पावर है कि 32 आ जाए, तो 2 की पावर 532 होता है, तो 5 बिट आपके लिए काफ़ी होंगे, ठीक है, ओके। सो अगर मैंने यही काम 32 बिट के लिए करना है तो क्या मैंने किया था, मैं सिलेक्ट लाइंस पे चेक लगाता जा रहा हूँ। तो इस केस में मेरे पास 5 सिलेक्ट लाइंस आ रही हैं, ठीक है। पहले मैं क्या करूंगा, इन 5 के साथ 0 0 0 वाला केस हैंडल करूंगा, तो यही किया था ना, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब 5 हो जाएंगी तो मैं 0 0 0 0 0 वाला केस करूंगा और पहली वाली इनपुट को एंड कर दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, इसी तरह ये 5 आगे फॉरवर्ड की और 0 0 0 0 1 वाला केस, ये आखिरी वाली पर मैंने नॉट नहीं लगाया और ये दूसरी वाली लाइन आ गई। फिर 0 0 0 1 0 1 1 करते 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 आखिरी जो गेट होगा उसमें मैंने सारी डायरेक्ट लगा दी, ठीक है, और आखिरी वाली, और फिर मुझे ये टोटल 32 गेट्स बनने। इन 32 गेट्स को आपस में और करना, ठीक है, तो ये मेरा 32, तो ये मेरा 32 to 1 मल्टीप्लेक्सर बन जाएगा, ठीक है, सेम। हाँ, अगर आपको समझ आ गया ना कि बनता कैसे है, फिर मैं आपको चाहे 1024 to 1 मल्टीप्लेक्सर कह दूं, ठीक है। आपके लिए वो प्रोसेस एक ही है कि जितनी सिलेक्ट लाइन आ रही है ना उनके सारे कॉम्बिनेशन 0 0 0 0 से लेकर 1 1 1 1 तक जितने बनते हैं वो डिपेंड करता है कितनी इनपुट्स है, ठीक है, उतने कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। उतने कॉम्बिनेशंस के लिए आपको एंड गेट लगाने और उसके बाद उन सब को आपस में और कर देना, ठीक है। अच्छा, मैंने बड़ी एग्जांपल क्यों चूज की, मैंने बड़ी एग्जांपल स्लाइड्स में नहीं है ये, लेकिन मैंने इस जगह पर एक वजह से चूज की। उसकी वजह ये थी कि मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ आपको 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर का आइडिया हो कि उसमें कितने गेट्स लगते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप ये चीज़ इन्विजन कर सकें कि जब बड़ा मल्टीप्लेक्सर बनेगा तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर 2 गेट्स थे ना, एक तो बहुत सारे एंड गेट्स थे, एक है कि ये टोटल कितने एंड गेट लगेंगे, दूसरा है कि ये कितनी इनपुट वाले एंड गेट होंगे। और गेट हमेशा एक ही लग रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि कितनी इनपुट वाला और गेट होगा। जब 32 to 1 मल्टीप्लेक्सर बनाया तो और गेट की कितनी इनपुट्स हो गई, 32, लेकिन एंड गेट की कितनी इनपुट्स हो
इसकी इनपुट्स हुई 6, ठीक है। अच्छा 4 to 1 से हम 32 to 1 पे गए। इसमें 3 इनपुट वाला एंड गेट था, इसमें उतना नहीं बढ़ा, यानी कि और गेट अगर हम देखें ये 4 से 32 तक पहुंच गया, ठीक है। एंड गेट उतना नहीं बढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। सो जो आपका और गेट था वो 4 से जब 32 पर पहुंचा तो ये तकरीबन 8 गुना बड़ा गेट लग गया। एंड गेट जो थे वो डबल हुए। तो क्या मैं जो चाह रहा हूं कि आपके जहन में बैठे वो ये है कि यू शुड बी इजीली एबल टू गैस कि कितने इनपुट वाला गेट लगना है कहां पर। तो ये जो गेट लगता है ना, इसमें सारी सिलेक्ट लाइंस आ रही है और एक इनपुट आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये वाला गेट होगा सिलेक्ट नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस प्लस 1, ठीक है। सो क्योंकि 32 to 1 में 5 सिलेक्ट लाइंस थी तो 5 + 1 इनपुट का ये गेट बना, ठीक है। तो ऐसे कितने गेट्स बनेंगे जितनी टोटल इनपुट्स हैं। अगर 32 इनपुट हैं तो ये 32 बनेंगे, अगर ये 4 इनपुट हैं तो ये 4 बनेंगे, ठीक है। और ये हमेशा नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस प्लस 1 इनका होगा, ठीक। जो दूसरा आगे और गेट बनता है वो कितनी इनपुट वाला होगा, वो जितनी हमारी टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स है। अगर 32 इनपुट हैं तो उतने का और गेट होगा। अगर आपको कोई कहे 1024 to 1 का मल्टीप्लेक्सर लगाए, ठीक है, तो यू शुड बी एबल टू रियलाइज कि उसमें 1024 इनपुट का एक और गेट लग जाएगा, ठीक है, विच इज़ अ ह्यूज और गेट जिसका अच्छा वाला डिले होगा, ठीक है। और इसी तरह उसके पीछे एंड गेट्स लगेंगे, लेकिन वो 10 बिट में आ जाता है 1023, तो आपका 10 + 1 11 बिट के एंड गेट लगे। तो 11 बिट का एंड गेट उतनी बड़ी डील नहीं है, मगर 1024 इनपुट का और गेट होगा वो काफ़ी बड़ी डील, और वो फिर चीज़ को स्लो कर देगा, डिले बढ़ जाएगा उससे, ठीक है। ये सारे पैरेलल में, ठीक है। तो आपको सर्किट साइज और एरिया का थोड़ा सा ठीक आइडिया देने के लिए मैंने ये वाली एग्जाम्पल चूज किया। ओके, सो ये इसकी एक्सप्रेशन लिखी हुई है। ये भी मतलब सर्किट और एक्सप्रेशन आपको पता है एक ही होते हैं, इससे एक्सप्रेशन बना सकते हैं, उससे सर्किट बना सकते हैं, तो उसको मैं कवर नहीं कर रहा, या खैर कर लेता हूँ। सिंपल सा है, बार वाला जो है ये 0 0 के केस में A0 आगे चला जाएगा, 0 1 के केस में A1 आगे चला जाएगा, 1 0 के केस में A2 चला जाएगा, 1 1 के केस में A3 चला जाएगा। इनको आपस में हमने और कर लिया। ओके, सो व्हाट अबाउट कि मैं इनेबल इसके अंदर डालना चाहता हूँ। अगर मैं इस मार्क्स की आउटपुट को इनेबल करना चाहता हूँ तो क्या कर सकते हैं। इनेबल हमने पढ़ा हुआ है, ये आपको फौरन पता चलना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि एक इनेबल का सिग्नल हो, जब वो 1 हो तो ये सर्किट इसी तरह काम करता रहे, जब वो 0 हो तो ये सर्किट की आउटपुट 0 हो जाए। एक क्या करे, नॉट, नहीं, किधर नॉट कर दूं, नहीं। मैं चाहता हूं कि जब वो इनेबल 0 हो तो सर्किट इसी तरह काम करता रहे, 0 हो तो सर्किट 0 आउटपुट करे, 1 हो तो एंड गेट। मैंने ये इनेबल का जब भी लफ्ज आए दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि यहाँ पर एंड गेट होगा। सो अगर यहाँ पर इनेबल 0 हुआ तो जो भी पीछे आउटपुट आ रही थी वो एंड गेट ने 0 कर दी, ठीक है। और अगर ये 1 हुआ तो अब जो भी आउटपुट पीछे से आ रही थी वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगी, क्योंकि इस साइड से 1 है तो वहाँ पे 0 आ रहा है तो 0 आगे चला जाएगा, 1 आ रहा है तो 1 आगे चला। सो मार्क्स के केस में आप इनेबल इस जगह पर भी लगा सकते हैं, और क्योंकि पीछे भी एंड गेट ही लगे हुए हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि इधर लगाने के बजाय आप इन सारों के साथ एंड कर दें इनेबल को, ठीक है। सो इससे ये वाले 4 इनपुट के एंड गेट हो जाएंगे और एक्स्ट्रा गेट का डिले नहीं आएगा, लेकिन इन वालों में मतलब 3 के बजाय 4 होने का जितना डिले आएगा वो आ जाएगा, ठीक। सो इनेबल जो है ना, ये मैं ना भी कवर करूं तो अब आपको आगे पता होना चाहिए, ठीक है। अगली एग्जांपल आ गई, ये भी मल्टीप्लेक्सर है। हाँ मैं बताता हूँ कि क्या डिफरेंट है। ये 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर है, लेकिन
इसके पीछे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है क्वाड्रपल, ठीक है। क्वाड आपको पता है किसको कहते हैं? 4 को। क्वाड्रिलेटरल आपने पढ़ा हुआ है कि 4 कोनों वाली कोई पॉलीगॉन हो तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल कह देते हैं। सो अभी हमने जो वैसे तो 2 to 1 मार्क्स क्या होगा? 2 to 1 मार्क्स होगा कि जिसकी 2 लाइनें हैं, 2 इनपुट लाइनें, उनमें से एक फॉरवर्ड हो रही। सिलेक्ट लाइन कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए कि 0 हो तो ये कनेक्ट हो जाए, 1 हो तो ये कनेक्ट। अगर मैंने 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर बनाना हो तो हम सिंपल ये कर सकते हैं कि अगर ये 0 आ रही है तो ये आगे चला जाए, अगर ये 1 आ रही है तो ये आगे चला जाए। तो इनको आपस में और कर दे, ठीक है। तो सिंपल सा 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर का सर्किट। अब मल्टीप्लेक्सर अभी तक जो हमने पढ़ा वो ये पढ़ा कि इसकी सिलेक्ट लाइन होती है और फिर इसकी कुछ इनपुट्स होती है, ठीक है। और इस इनपुट, इस सिलेक्ट लाइन की बेस पे कोई भी इनपुट आगे कनेक्ट हो जाता है। लेकिन अभी तक ये इनपुट 1 बिट की थी, ठीक है। व्हाट अबाउट कि मैं 1 बिट से ज़्यादा काम करना चाहता हूँ। जिस तरह मैं, जब हम सी में कोड लिखते हैं तो हम कहते हैं ना कि इफ़ कुछ किया है तो a इज इक्वल टू बी एल्स a इज इक्वल टू सी, लेट से मैं कह देता। अब ये a जो है ये लेट से इंटीजर हो, एक इंट a ऊपर कहीं पर डिक्लेयर किया हुआ, इंट a डिक्लेयर किया हुआ, तो इसका मतलब है ये कितने बिट का है? 32 बिट का है, ठीक है। 32 बिट्स का है, ठीक है। 4 बाइट्स का है, ठीक है। मैंने ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बाद भी बिट्स और बाइट्स में कंफ्यूज होते हैं, और मुझे मतलब शॉक लगता है बंदे को कि यार क्या हो गया। सही बात, हाँ। वो अब्बा और आपा में भी ना जो है पे और बे का ही फर्क है। इट्स जस्ट अबाउट कि आप यूज़ ज़्यादा कर रहे होते हैं तो आप जो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, असल में जब आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर, हाँ। लेकिन असल चीज़ है कि अगर आपने थोड़ी सी भी प्रोग्रामिंग की है तो यू शुड बी नोइंग कि ये चीज़ें क्या होती हैं। मतलब आपने इंट्रो टू CS में भी पढ़ा, लॉजिक डिज़ाइन में भी पढ़ा, सब बार बार यूज़ होते रहे, कोई भी प्रोग्रामिंग का कोड लिखा वहाँ पर आपको तो ये चीज़ें कंफ्यूज नहीं होती। इंट जो होता है वो 32 बिट का होता है, ठीक है। शायद 64 बिट मशीन हो तो उसमें वो, क्योंकि आपका बेसिक रजिस्ट्री 64 बिट का होगा तो वो फिर जनरली जो आपका इंट है ना वो 32 बिट का ही होता है, ठीक है। लेकिन आई एम नॉट श्योर, लेकिन अगर आपकी 64 बिट की मशीन हो ना, जिसको आजकल क्योंकि आ गई है काफ़ी सारी, तो 64 बिट के प्रोसेसर में शायद आप एक रजिस्टर रखते ही 64 बिट के हो, ठीक है। तो आप जब आपके पास मिनिमम 64 बिट हैं तो आप बजाय 32 का रखने के उसको शायद 64 का रखें। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे अगर आपने कहीं पे भी ये यूज़ करना है तो आप _ int 64 अगर यूज़ करेंगे ना तो ये 64 बिट का होगा, ठीक है। तो अगर आप 32 बिट मशीन पे चाह रहे, मतलब अगर आपको लगता है कि मेरी जो वैल्यूज़ हैं नंबर की वो 4 गीगा की रेंज में आ रही है, मतलब 2 गीगा से बढ़ी जा रही है, ठीक है, ±2 गीगा से बाहर जा रही है, तो जब आपका 32 बिट है ना तो आप 2 गीगा ±2 गीगा तक जा सकते हैं। एक्चुअली प्लस में 2 गीगा से एक कम, माइनस में पूरा 2 गीगा तक, ठीक है। और ये वो गीगा जो है ना वो आम इंसानों वाला गीगा नहीं, ये लॉजिक डिज़ाइनर वाला गीगा, यानी कि 2⁻30 गीगा, ठीक है। सो 2 इसलिए लगाया क्योंकि ये 30 बिट में ये आ जाएगा, ठीक है। 2 इसलिए लगाया कि 31 बिट में 2 तक गीगा तक चले जाएंगे, और 1 बिट हमारी जो है ना वो 2's कॉम्प्लीमेंट में क्योंकि साइन बिट के तौर पर यूज़ होती है, तो -2 गीगा से +2 गीगा तक हम रह सकते हैं, ठीक है। तो अगर उस रेंज से बाहर निकल रहे हैं तो आप सिर्फ जहाँ पर इंट यूज़ कर रहे थे वहाँ पर _ int 64 यूज़ कर, ओके। लेकिन क्वेश्चन खैर ये तो हम थोड़ा साइड पे निकल गए। जो हम इधर करना चाह रहे हैं वो ये करना चाह रहे हैं कि ये जो इनपुट्स आ रही हैं, मैं अगर ये कह दूं कि ये 1 बिट नहीं है, ये ज़्यादा बिट्स है, मैं कह दूं कि यार ये 32 बिट्स है, ठीक है। तो अब मेरे कहने का क्या मतलब होगा, मे बी ये मैं 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर ही बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि
अगर 0 आ रहा है यहाँ से तो ये 32 की 32 बिट्स ये वाली आगे चली जाए, अगर ये 1 आ रहा है तो 32 की 32 बिट्स ये वाली आगे चले जाए, अगर 2 आ रहा है तो ये 32 बिट्स आगे चली जाए, 3 आ रहा है तो ये। सो हम वी वांट टू चूज बिटवीन 4 नंबर्स जो कि 32 बिट के हैं और उनमें से कोई एक नंबर हम आगे फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, ठीक, या हार्डवेयर में 4 लाइंस में से कोई 4, लेकिन जो 4 लाइंस थी वो 1 बिट की नहीं थी, वो एक पूरी बस 32 बिट की थी, ठीक है। तो ये 32 बिट की 4 बसेस हैं जिनमें से किसी एक को हम आगे फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो अब प्रैक्टिकली तो कोई चेंज नहीं हुआ सिवाय इनकी नंबर ऑफ बिट्स के, ठीक है। अच्छा, मैं इसको किस तरह से देखता हूँ, मैं इसको देखता हूँ कि जब आपने 1 बिट के लिए काम कर लिया हो और ज़्यादा बिट के लिए करना है तो इट मीन्स कि आपने जस्ट रेप्लिकेट करना है चीज़ों को, ठीक है। 1 बिट के लिए कर लिया हुआ है, यानी कि ये 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर मेरा बना हुआ है, ठीक है। अब मुझे 32 बिट वाला बनाना है, 1 बिट का होता तो ये ठीक था, लेकिन मुझे 32 बिट का बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं 1 बिट वाले 32 लगा दूँ, ठीक है, और हर एक बिट को सिलेक्ट कर ले, तो जस्ट इट्स रेप्लिकेशन ऑफ सेम हार्डवेयर। तो मैं कहता हूँ कि मैं ऐसा एक और मल्टीप्लेक्सर लगा देता हूँ, ऐसा एक और मल्टीप्लेक्सर लगा देता हूँ, करते आखिरी मेरा ये 32वां मल्टीप्लेक्सर लग गया। ओके, होपफुली मेरी ड्राइंग कंफ्यूजिंग नहीं है इधर, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे 32 मल्टीप्लेक्सर लग गए। लेट्स से कि मेरे पास ये 32 बिट का नंबर था, सॉरी, होपफुली ये भी जो मैं अपनी तरफ से 3D बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ये समझ आ रहा है, 32 बिट का एक नंबर था, ठीक, ये एक और 32 बिट का नंबर था, ठीक है। सो व्हाट द आइडिया, तो ये करते ये चौथा 32 बिट का नंबर था, ठीक है। सो मैं 1 बिट के लिए तो ये सर्किट बना सकता था, तो ये जो पहला फ्रंट में मार्क्स लगा हुआ है ना, ये पहली बिट के लिए सर्किट बन गया कि ये वाली बिट को उठाया, ठीक है, ये छोटा सा 1 बिट को, ठीक है। सो 1 बिट को मैं अगर एक डब्बा सा बना दूं, तो ये अगर 0 आया तो ये वाली बिट उठ के इधर आ गई, 1 आया तो ये वाली बिट उठ के इधर आ गई, 2 आया तो इस वाली आ गई, ये तो हम बना चुके, ठीक है। अब अगर मुझे 32 बिट का बनाना है तो ऑल आई नीड टू डू इज कि मैं ऐसे 32 मल्टीप्लेक्सर लगा दूं, पहली वाली बिट को पहले से टाइप कर दूं, हर एक की पहली वाली बिट को, दूसरी को दूसरे से, तीसरी को तीसरे से, चौथे को चौथे से, 32वीं को 32वें से, ठीक है। तो समझ आ रही है कि अगर ये वाइट बोर्ड के अंदर में या एक सीरीज में सामने मैं 32 लगा दूं और पहली बिट को पहले से टाइप कर दूं, दूसरी को दूसरी से, तीसरी को तीसरे, चौथे को चौथे से, तो ये मैंने अपनी तरफ से वो 3D बनाने की कोशिश की, ठीक। सो क्या होगा, पहला मल्टीप्लेक्सर लेट से, और करूं क्या कि जो सिलेक्ट लाइंस है ना, तो ये 4 to 1 था, ये 2 बिट की थी, यही वाली सिलेक्ट लाइन दूसरे मल्टीप्लेक्सर को दे दूं, तीसरे को दे दूं, करते 32वें को भी दे दूं, ठीक है। अब ये 2 बिट्स हैं, इनमें अगर आ गया 0 तो पहला मल्टीप्लेक्सर ये वाली बिट उठा के इधर ले आएगा, दूसरा मल्टीप्लेक्सर जो बिट उठा कर लाएगा वो मैं इसके साथ जोड़ दूं, ठीक है, और करते ये मेरा आखिरी वाली बिट जो है ये 32, हाँ सब, अगर इधर 0 आ रहा है तो सब जो है ना, ये पहला मल्टीप्लेक्सर इसी नंबर की 0 नंबर बिट ले आएगा, दूसरा मल्टीप्लेक्सर इसी नंबर की 1 वाली बिट ले आएगा, तीसरा 2 वाली बिट ले आएगा, 32वां मल्टीप्लेक्सर जो है वो 31 वाली बिट उठा कर ले आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर ये 0 1 हो गया तो यही दूसरे वाले नंबर की एक बिट उठा लेंगे, 2 हो गया तो तीसरे वाले नंबर की एक बिट उठा लेंगे, 3 हो गया तो तीसरे वाले। सो बेसिकली इट्स जस्ट रेप्लिकेशन, ठीक है, कि आपको जितने बिट्स चाहिए उतने ज़्यादा मल्टीप्लेक्सर सिंगल बिट वाले लगा दिए, ठीक है, और सेम सिलेक्ट लाइन सारों को दे दिया आपने, ठीक है। तो ये वाला काम आपका हो जाएगा। तो ये आइडिया समझ आ रहा है। तो ये जो क्वाड्रपल 2 to 1 मार्क्स है ना, ये चीज़ है कि आपने सिंपल जो 2 to 1 मार्क्स बनाया ना, ये इसका छोटा केस है। एक्चुअली हमने बड़ा केस पढ़ लिया है, अब हम जरा छोटा केस पढ़। तो यही काम जो करना है ना, इसको हम अगर गेट लेवल पर देखें तो हम थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन ये कर सकते हैं कि भाई वही वाली कि आपका जो अगर ये 2 लाइनें आ रही थी तो इसमें ये डायरेक्ट भी चाहिए थी और इनके नॉट्स भी चाहिए थे, ठीक है। तो आप वो एक ही दफ़ा नॉट्स लगा दें और वो सारे गेट्स पे सेम यूज़ कर लें, तो ये एक मल्टी उसमें हो सकती है। लेकिन रफली
अगर आपको कोई कहे कि यार ये 32 बिट का नंबर है, अगर आपको कोई यही कहे कि ये भी एक 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर है और ये भी एक 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर है, तस्वीर में देखने में ये बिल्कुल एक तरह के लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई कहे कि ये 1 बिट का है और यहाँ पर कोई कह दे कि ये 32 बिट का है, ठीक है, ये सारी एक ही तरह की होती हैं, तो एक जगह पे भी टिक डाल दें तो काफ़ी है, ठीक है। सो ये 2 लाइनें हैं, क्योंकि आप 4 to 1 है, ये भी 2 ही लाइनें, ठीक है। तो तस्वीर में देखने में ये एक ही चीज़ है, लेकिन फ्रॉम ग्लासेस ऑफ अ लॉजिक डिज़ाइनर यू शुड बी एबल टू रियलाइज़ कि अगर ये चीज़ लगी हुई है ना, तो ये इसका हार्डवेयर इससे 32 टाइम ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि 32 मल्टीप्लेक्सर लगे हुए हैं, ठीक है। काम करते हुए आपको समझ आ जाना चाहिए ये क्या कर रहा है, कर वही काम रहा है, सिर्फ ये है कि जो जिन चीज़ों को ये सिलेक्ट कर रहा है वो 1 बिट के बजाय 32 बिट के, ठीक है। लेकिन हार्डवेयर वाइज क्या फ़र्क है दोनों में, हार्डवेयर वाइज ये उससे 32 टाइम ज़्यादा है, चाहे वो मतलब डायग्राम में ये बड़ा बना हो और ये छोटा बना हो, लेकिन बट जो आपकी नज़र से देखना है ना, वो उसमें आपको ये नज़र आ जाना चाहिए कि ये कितना बड़ा हार्डवेयर है और वो कितना बड़ा हार्डवेयर है, ठीक। तो ये जो था ये सिंगल 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर था। अगर मैंने क्वाड्रपल 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर लगाना है तो इसका इफेक्टिवली मतलब क्या है कि यही वाली चीज़ मैं 4 दफ़ा लगा दूँ, ठीक है। तो अगली स्लाइड जो है ना वो ये कह रही है कि ये आपका सिंगल 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर था कि एक 0 के केस में इसको इनेबल कर दो, 1 के केस में इसको इनेबल कर दो, ठीक है, और आप इसमें और कर दो। अगर ऐसे 4 इनपुट वाला लगाना है तो आपको ये वाला हार्डवेयर 4 टाइम्स रेप्लिकेट करना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिकली क्या है, ये वही जो मैंने जिस तरह 32 मार्क्स लगाए थे, तो आप समझेंगे ये 4 मार्क्स लगे होंगे, ठीक है, कि ये 0 पर ये भी इनेबल हो रहा है, ये भी इनेबल हो रहा है, ये पहली बिट उठा के 0 वाली जा रही है 4 बिट के नंबर की, और ये सॉरी ये पहली बिट नहीं, ये अलग-अलग जो आपका एक साइड पे अगर A नंबर आ रहा था और ये B नंबर आ रहा था, तो ये A की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी बिट आ रही और ये B की पहली, तीसरी। अगर सिलेक्ट लाइन 0 हुई तो ये चारों इनेबल हो जाएंगे और ये आगे चला जाएगा, अगर ये 1 हुई तो ये चारों इनेबल हो जाएंगे तो आगे। ये प्रैक्टिकली वही चीज़ है जो कि मैंने आपको मार्क्स मल्टीपल लगा के समझा दी, लेकिन ये अब गेट लेवल पर हमने बनाई है, ठीक है। गेट लेवल पे इसका क्या सर्किट, ओके। सो ये अब जाके हमारा तकरीबन मल्टीप्लेक्सर ख़त्म हो गया। अब मल्टीप्लेक्सर के लिए आपके जहन में ये भी क्लियर होना चाहिए ये क्या काम करता है। अगर सर्किट में कभी आपको ऐसा चीज़ बनी नज़र आए तो आपको समझ आना चाहिए कि मल्टीप्लेक्सर है, और दूसरा आपको उसके सर्किट का आइडिया हो गया। ये पता होना चाहिए कि अगर बड़ा मल्टीप्लेक्सर हो, छोटा मल्टीप्लेक्सर हो, तो कितना गेट्स पे फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा इनपुट वाला हो, कम इनपुट वाला हो तो गेट्स पे किस तरीके से फ़र्क पड़ेगा, डिले पे कितना फ़र्क पड़ेगा। अगर ये 32 वाला मैंने लगा दिया 1 के बजाय, तो डिले में क्या फ़र्क पड़ेगा। चलो ये 32, इन दोनों में हार्डवेयर तो इसमें 32 गुना ज़्यादा लग गया, डिले कितने गुना हुआ। इसकी बात कर रहा हूँ ना कि ये हमने जो काम किया है, या 32 मैंने लगा दिए, तो ये 32 इनपुट 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर था, लेकिन अब मैंने 32 इनपुट वाला बना दिया 1 के बजाय। तो सिंगल वाले की निस्बत 32 वाले में डिले कितना ज़्यादा होगा, 32 गुना होगा। गेट तो वही है, ठीक है, इनपुट बढ़ गए, तो इसका मतलब है कि डिले उतना ही है जितना 2 to 1 का था, जितना सॉरी 4 to 1 का 1 बिट वाले का था, 32 वाले का डिले उतना ही है, सिर्फ हार्डवेयर बड़ा लगा, ज़्यादा हार्डवेयर लगा, लेकिन डिले उसका उतना ही। ओके, मल्टीप्लेक्सर हो गया। अब हम डी मल्टीप्लेक्सर पे आ जाते हैं। जिस तरह इनकोडर डिकोडर में था कि पहली चीज हमने पढ़ी डिकोडर, उसके बाद उसका ऑपोजिट पढ़ा इनकोडर, तो अब हमने मल्टीप्लेक्सर पढ़ा है, तो उसका ऑपोजिट काम करता है डी मल्टीप्लेक्सर। इसका सर्किट निस्बतन ज्यादा आसान है, ये भी काफी यूज होने वाला कंपोनेंट है, सेम सिंबल, ठीक है, सिर्फ फर्क क्या है कि छोटी वाली साइड पर इनपुट है, बड़ी वाली साइड पर आउटपुट है, ठीक है। उसमें इस वाली छोटी वाली साइड पर आउटपुट थी, बड़ी वाली साइड पर इनपुट थी। ओके,
So, अगर 4 आउटपुट्स हैं तो इस केस में भी 2 सिलेक्ट लाइंस होंगे, ठीक है। 2 सिलेक्ट लाइंस हैं तो इसका मतलब है 0 से 3 तक नंबर इधर आ सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1। ये आपकी 0 नंबर वाली लाइन है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब फर्क क्या है कि अगर इधर 0 आ रहा है, ठीक है, तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। पहले क्या था कि इनपुट आउटपुट एक थी, ठीक है, यहां से इनपुट आ रही थी और इधर आउटपुट थी। अब ये उलट हो गया कि एक इनपुट है, वो वाली इनपुट 0 नंबर वाली लाइन से कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर इधर सिलेक्ट लाइन 0 आ रही हुई, अगर सिलेक्ट लाइन 1 आ रही हुई तो ये 1 के साथ कनेक्ट हुई, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ इसके साथ कनेक्ट होने का मतलब है ये इस जगह पर अगर 0 आ रहा है तो 0 आएगा, 1 आ रहा है तो 1 आएगा, लेकिन बाकियों पे क्या आ रहा होगा, बाकियों पर 0 आ रहा होगा। हार्डवेयर डिजाइन में आप अनडिफाइंड नहीं छोड़ सकते, ठीक है, नहीं डोंट केयर नहीं है बाकी के, ठीक है, बाकियों पर 0 आ रहा होगा। मार्क्स के में हमने मार्क्स में क्योंकि वो इनपुट्स थी, ठीक है, जब मार्क्स बनाया था तो ये इनपुट्स थी, ये इससे टाइट थी ये आउटपुट नहीं थी, हमने इसको आगे फॉरवर्ड नहीं किया, हमने इट वाज ऑल राइट। डीमल्टीप्लेक्सर में ये आप हमारे सर्किट की आउटपुट है, तो हमने इनको कोई वैल्यू देनी है। जब हम ये कहेंगे ना कि ये इससे कनेक्टेड है और बाकी कनेक्टेड नहीं है, तो बाकी कनेक्टेड नहीं का क्या मतलब है, क्या उसका मतलब है कि उन पर 0 है या उनका मतलब है कि उस पर 1 है, तो ये हमें खुद डिफाइन करना पड़ेगा कि हम ये नहीं कह सकते इस पर कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, कुछ नहीं हैज टू बी डिफाइंड कि कुछ नहीं 0 है या कुछ नहीं 1 है। तो जी, जब ये कनेक्टेड है तो यहाँ पर जो भी इनपुट आ रही है वो आउटपुट में आ रही है, बाकी सब पे 0 आ रहा है। 1 आ सकता है अगर हम लो असर्टेड लॉजिक बना रहे हो, ठीक है, अगर हम कह रहे हो लो असर्टेड लॉजिक है कि जिसमें 0 का मतलब ऑन होता है, तो उसका मतलब है बाय डिफॉल्ट सारों के ऊपर 1 आ रहा होगा, ठीक है। सो यहां तक चीज क्लियर होगी। इसी तरह अगर इधर 0 आ रहा था तो ये इससे कनेक्टेड था, बाकी सब पे 0। अगर 1 आ रहा है तो ये इससे कनेक्टेड हो गया, बाकी सब पे 0। अगर 2 आ रहा है तो ये इससे कनेक्टेड हो गया, बाकी सब पे 0। 3 आ रहा है तो ये इससे कनेक्ट हो गया, बाकी सब पर 0, ठीक है। तो समझ आ गया डीमल्टीप्लेक्सर, ठीक है, इसको छोटा करके हम डीमक्स कहते हैं। सो जब ये चीज समझ आ जाए, पहला स्टेप था कि हमें समझ आ जाए क्या करता है, वो में आ गया। नेक्स्ट स्टेप है कि हम इसका सर्किट बनाए, तो इसका सर्किट उसकी निस्बत थोड़ा सा आसान बनता है। क्यों? क्योंकि ये नजर आ रहा है कि इसकी ओवरऑल इनपुट्स कम है, उसमें ज़्यादा इनपुट्स थी ना, इसकी आउटपुट ज़्यादा है लेकिन इसकी इनपुट्स कम है, ठीक है। तो इसकी इनपुट्स कम है तो ऑब्वियसली कम इनपुट पे छोटा ट्रुथ टेबल बनता है। सो इस केस में अगर हम ट्रुथ टेबल बनाए तो हमारा इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, कि अगर सिलेक्ट लाइन 0 0 है तो D0 पर इनपुट चली जाएगी, अगर सिलेक्ट लाइन 0 1 है तो D1 पर चली जाएगी, अगर 1 0 है तो D2 पर चली जाएगी, 1 1 है तो D3 पर चली जाएगी, ठीक है। व्हाट दिस प्रैक्टिकली मीन्स इज कि आपकी जो हर आउटपुट है ना वो किसी एक केस पर ही इनेबल हो रही है। ये वाली आउटपुट जो है D0, ये अगर 0 0 आ रहा है उस वक्त A आगे फॉरवर्ड होना चाहिए। जिस तरह मल्टीप्लेक्सर में हमने कहा था ना कि 0 0 का एक एंड गेट बना दिया था और उसके साथ इनेबल कर दिया था इनपुट को, तो ये हम बिल्कुल यही वाला काम इस पे कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्किट इज वेरी सिमिलर टू मल्टीप्लेक्सर, सिवाय ये कि वो एंड वाला में और गेट नहीं चाहिए होता, और दूसरा इनपुट पर सिर्फ एक ही इनपुट आ रही है, मल्टीपल इनपुट्स नहीं है। तो हम ये कर सकते हैं कि D0 को कहें कि जब ये दोनों 0 आ रही हैं तो A इनेबल होके आगे निकल जाए D0 पर। D1 को कहें कि अगर ये 0 1 आ रही है, यानी कि एक बार आ रहा है और एक बार का मतलब 0, इसका मतलब 1, तो ये बेसिकली एक एक मिनट टर्म ही बन रही है ना, तो ये सिंपल एक सर्किट बन जाएगा, ठीक है। तो एक एंड गेट से ये सारे सर्किट बन सकते हैं। सो अब आपको ये वाली चीज, इसका जो सर्किट है ये समझ आ जाना चाहिए। तो ये हमने क्या किया कि अगर ये दोनों इनपुट 0 आ रही हैं तो A एंड ओके आगे फॉरवर्ड हो जाए, अगर ये 0 1 आ रही है तो तब यहाँ पर फॉरवर्ड हो जाएगा, ये 1 0 आ रही है तो यहाँ पर फॉरवर्ड हो जाएगा, 1 1 आ रहा है तो यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। सो क्योंकि इनमें से कोई एक ही आएगा, अगर 0 0 आ रहा है तो ये गेट इनेबल होगा, बाकी सब डिसेबल हो जाएंगे, तो बाकी सब पे 0 चला जाएगा। जब 0 1 आ रहा होगा तो ये इनेबल हो जाएगा, बाकी सब डिसेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो जोन सा गेट इनेबल्ड है उस पे A आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। 0 0 था तो ये नॉट होके दोनों 1 1 हुए, अगर पीछे से 0 आ रहा था तो 0 चला गया, 1 आ रहा था तो 1 चला गया, ठीक।
सो काफ़ी सिंपल सर्किट है डीमक्स का। कंपैरिजन टू अगर मैं मक्स लूँ तो मक्स में इसके बाद आगे एक और गेट लगना था जो कि डीमक्स में नहीं लगता। अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं मुझे कोई एलर्जी सी होगी आज। मुझे लगता है कि जो डस्टर के ऊपर मार्कर का वो लगा हुआ है ना, वो बार बार उसकी वजह से मुझे छींकें आना शुरू हुई। ओके, ये पहली क्लास में नहीं थी, लेकिन उसके बाद मैंने डस्टर को ही कुछ हाथ लगाया। ओके, सो ये चीज़ समझ आ गई। सो अगर ये बड़ा होता, मतलब अगेन हम ये एक्सरसाइज करते हैं। सो पहली चीज़ ये है कि अगर 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर है, ठीक है, उसको हम कहते हैं 4 to 1, क्योंकि जो इनपुट्स हैं वो 4 थी और आउटपुट एक 1 थी, या 32 to 1। इसको उसका ऑपोजिट बोलेंगे 1 to 4, यानी इनपुट 1 ही होती है, आउटपुट जितनी भी ज़्यादा हो। अच्छा, तो अगर 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर था तो कितने एंड गेट्स लगेंगे? जितनी आउटपुट्स होंगी उतने एंड गेट्स लगेंगे। और कितनी इनपुट वाले एंड गेट होंगे? सिलेक्ट लाइंस +1, ठीक है, यानी इसको जनरलाइज अगर करें तो जितनी सिलेक्ट लाइंस आ रही है ना, उसमें उससे एक ज़्यादा। इस केस में 2 सिलेक्ट लाइंस आ रही थी और एक क्योंकि इनपुट साथ आ रही है तो वो +1 होती है, ठीक है। सो मिसाल के तौर पर यही 31 to 32 डीमल्टीप्लेक्सर अगर होता तो क्या होना था? कितने एंड गेट लगने थे? 32। और हर एंड गेट कितनी इनपुट वाला होना था? 5 + 1 6 इनपुट वाला होना, ठीक है। तो ये अब आपको रफली पता होना चाहिए। और डिले कितना है? 1 गेट का डिले है, ठीक है। जब 32 इनपुट वाला हो रहा था तब भी 1 गेट का ही होना था, लेकिन वो 1 गेट जो था वो 5 to 6 इनपुट वाला है। ओके, नेक्स्ट चीज ये है कि अगर इसके अंदर इनेबल डालना हो, तो इनेबल डालना हो तो क्या करें? हर आउटपुट के साथ एक एंड गेट लगा दें। तो ये एंड गेट तो पहले ही लगे हुए हैं, इसी के साथ इनेबल कर दें, ठीक है। या अल्टरनेटिवली, क्योंकि ए इनके साथ एंड हो रहा है, तो एक ही एंड गेट इधर लगा दें और उसके साथ जब ए ही 0 हो जाएगा तो आउटपुट सारी की सारी 0 हो जाएगी, क्योंकि इनमें से किसी एक ने इनेबल होके आगे जाना था। अगर वो उसी को ही 0 इनपुट आ जाए तो सारे के सब 0 ही देंगे। तो इस केस में इनेबल जो है ना, वो हम इस जगह पर भी मूव कर सकते हैं, ठीक है, कि सिंपल ए को ही इनेबल डिसेबल कर दो, वो भी हो जाएगा। अगर मैं इधर ए को उसी तरह रखूं और इन सब के साथ कर दूं, लेकिन उसमें ये सारे गेट्स जो इनकी एक एक इनपुट बढ़ेगी। उसके बजाय अगर मैं इधर लगा दूं तो एक ही दफ़ा हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा सर्किट छोटा हो जाएगा। इट कुड भी कि वो थोड़ा सा फास्ट हो। देखने वाली बात है कि 4 to 1 जो है उस पर इतना ही फ़र्क पड़ेगा जितना एक एक्स्ट्रा एंड गेट से। असल में ये जो डिले है ना, इसको हम मेरा नहीं ख्याल कि ये लीनियरली चलता होगा, कि यानी अगर 3 इनपुट वाला है तो ये 2 इनपुट वाले गेट के बराबर शायद ना हो, तो ठीक है। तो ये देखने वाली बात है कि टेक्नोलॉजी पीछे कैसे। हाँ, अब हमारा 2 गेट का डिले होगा। इस केस अगर यहाँ पर एंड गेट लगाया तो हमारा 2 गेट का डिले हुआ, जिसमें से एक 3 इनपुट वाला है और एक 2 इनपुट वाला। अगर मैं इसके साथ एंड कर देता तो 1 गेट का डिले होता, लेकिन वो 4 इनपुट वाले एंड गेट का होता, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है कि वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुई है उस गेट की। हो सकता है कि वो फास्ट हो, ठीक है, ये थोड़ा सा स्लो उसकी निस्बत, लेकिन इसका एरिया कम हो, उसका एरिया थोड़ा ज़्यादा। तो ये आप ट्रेड ऑफ ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कैसे। सो हमारा मल्टीप्लेक्सर भी कंप्लीट हो गया और डीमल्टीप्लेक्सर भी कंप्लीट हो गया। अगेन डीमल्टीप्लेक्सर में भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जब आप डिज़ाइन कर रहे होंगे, डिज़ाइन करते हुए आपको फ़ौरन क्लिक करना चाहिए जिस वक्त ऐसी सिचुएशन है जब आपको ज़्यादा आउटपुट हो और एक इनपुट हो और आपने इसको किसी एक जगह पे फॉरवर्ड करना हो, ठीक है। कंफ्यूजिंग हो सकती है। जब भी ऐसा केस हो जब कम इनपुट ज़्यादा आउटपुट हो, तो हो सकता है वो डिकोडर लगे, हो सकता है वो डीमल्टीप्लेक्सर लगे। वो डिकोडर क्या करता था, डिकोडर की 4 आउटपुट थी और जिस तरह इसमें सिलेक्ट लाइन होती थी वो उसकी इनपुट थी। अगर उस पर 0 0 आ रहा होता तो इस नंबर पे 1 आ जाता था, 0 1 आता तो इस नंबर पे 1 आ जाता था, 1 0 आया तो इधर। इस केस में क्या हो रहा है, 0 0 आए तो ये 0 के साथ कनेक्ट हो जाएगी, 0 1 आया तो ये 1 के साथ कनेक्ट। तो आपको ये सोचना पड़ेगा जिस वक्त आप सर्किट डिजाइन कर रहे होंगे कि क्या मेरा ये वाला केस है या ये वाला केस है। तो थोड़ा सा फर्क है। अगर आप ये चाहते हैं कि किसी नंबर की बेस पर कोई एक लाइन को इनेबल करे, ठीक है, कि वो जरूर 1 हो,
यानी कि ये 0 0 आ रहा है तो यहाँ पर 1 ही आपको चाहिए हमेशा, ठीक है। 0 1 आ रहा है तो यहाँ पर आपको 1 चाहिए, 1 0 आ रहा है तो यहाँ पर 1। अगर ये वाला केस आ रहा है तो इसका मतलब है वहाँ पर डिकोडर लगेगा, ठीक है। अगर ये वाला केस है कि 0 0 की केस पे आप उसको 1 नहीं करना चाह रहे, बल्कि जो भी इनपुट पे आ रहा है इसको इधर कनेक्ट करना चाह रहे हैं कि अगर ये 0 है तब 0 ही जो है, 1 है तो तब 1 है, इसका मतलब है कि यहाँ पर आप डीमल्टीप्लेक्सर लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर और एनकोडर में भी यही चीज़ है कि आपका मल्टीप्लेक्सर जो है वो ज़्यादा इनपुट और एक आउटपुट होगी, इनकोडर में ज़्यादा इनपुट और मे बी 4 इनपुट है तो 2 आउटपुट होगी। अगर एक लाइन पे 1 आ रहा है और बाकी पे 0 आ रहा है तो ये यहाँ पर 0 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको नंबर चाहिए आउटपुट पे तो आप इनकोडर लगाएंगे। अगर आपको ये चाहिए कि इनकी बेस पे कि 0 0 आ रहा है तो ये कनेक्ट हो जाए, 0 1 आ रहा है तो ये कनेक्ट हो जाए, तो मल्टीप्लेक्सर। इनकोडर मैंने वैसे कम यूज़ होते हुए देखा है ओवरऑल, ठीक है। प्रायोरिटी इनकोडर फिर भी यूज़ हो जाता है, इनकोडर निस्बतन कम यूज़ हो रहा होता है। लेकिन जी बनाया था, लेकिन मतलब मैं अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं ना कि मैंने आज तक जो सर्किट बनाए हैं उनमें मुझे इनकोडर कब बनाना पड़ा तो मुझे कोई याद नहीं एग्जैक्टली इस वक्त कि मैंने किसी सर्किट में मैंने इनकोडर स्पेसिफिकली बनाया हो, ठीक है। लेकिन डिकोडर, डीमल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर बेताशा लगे हैं, डीमल्टीप्लेक्सर भी बहुत सारे लगे, ठीक है। लेकिन डिकोडर और डीमल्टीप्लेक्सर निस्बतन ज़्यादा थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन जब भी आपने सोचना है, आप पहले सोचेंगे अच्छा कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट पे जा रहा हूँ, फिर सोचेंगे एग्जैक्ट केस क्या है, क्या मुझे 1 ही चाहिए एक जगह पर, मतलब किसी एक लाइन को इनेबल करना है या किसी एक लाइन पर कुछ फॉरवर्ड करना है पीछे से। दैट इज़ द मेन डिफरेंस कि अगर किसी लाइन को इनेबल करके 1 ही करना है हमेशा तो डिकोडर काफ़ी है। अगर किसी एक लाइन को पीछे से इनपुट फॉरवर्ड करनी है तो फिर डीमल्टीप्लेक्सर लगेगा। इसके केस अभी आएंगे इंशाल्लाह जब हम ज़रा सा आगे जी। नेक्स्ट कंपोनेंट है जी हमारा कंपैरेटर, ठीक है, जो आज का हमारा तीसरा कंपोनेंट है, ठीक है। सो कंपैरेटर अभी तक जो हमने पढ़े हैं ना, वो शायद आपने अगर लॉजिक डिज़ाइन पहले कभी नहीं देखी तो आपने शायद फर्स्ट टाइम नाम सुने हो। इनकोडर, डिकोडर, प्रायोरिटी इनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, ये नए नाम थे आपके लिए, ठीक है। लेकिन आपने मेरे वर्ड पर एतबार करते हुए कि हाँ जी ये इस्तेमाल होंगे हार्डवेयर में, तो आपने उसको पढ़ लिया। और बाद में जब मैं इंशाल्लाह उस वर्ड को पूरा करूँगा जब हम डिज़ाइन करना शुरू करें। अभी जो अगले 2-3 कंपोनेंट्स हैं वो ऐसे हैं जो कि आप यू ऑलरेडी नो इट, ठीक है। आपने कंपैरेटर यूज़ किया हुआ है। आप जब C++ पढ़े थे तो आप ऐसी स्टेटमेंट्स लिखते रहे हुए हैं कि इफ A इज ग्रेटर देन B, ठीक है, या एंड C इज इक्वल टू D, ठीक है, और इसके अंदर आप कोई स्टेटमेंट लिख देते हैं, ठीक है। सो जब आप ये पढ़ रहे थे तो यू डिडंट केयर कि ये होता कैसे है, बट यू न्यू इट कि यार हाँ मुझे पता है एक बड़ा नंबर हो एक छोटा नंबर हो तो उसको कंपेयर करना। आपका फोकस उस वक्त था प्रॉब्लम सॉल्व करने पर, कि आप कोई एल्गोरिदम बना रहे थे जिसके अंदर आपको कुछ नंबर्स को कंपेयर करके कोई डिसीजन लेना था, ठीक है। तो ये टॉप डाउन अप्रोच थी जिसमें आपको नीचे लेवल पे हार्डवेयर क्या था वो समझने की ज़रूरत नहीं थी। सो जब हम लॉजिक डिज़ाइन पढ़े तो हम बॉटम अप पढ़े। अब हम ये देख रहे हैं कि गेट से मिलकर क्या हार्डवेयर बनेगा जो ये काम करते हैं, ठीक है। तो अब हम ये समझना चाह रहे हैं कि जो उस वक्त हम करते थे वो एक्चुअल में कैसे हो रहा है। सो ये बेसिकली बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ है कि अगर मैं आई डोंट नो आप लोगों को कितना फैसिनेट, मतलब मुझे ये चीज़ बड़ी फैसिनेट करती है कि आपको एक कंप्लीट पिक्चर हो कि यार गेट से मिलकर इस तरह से ये कंपोनेंट्स बनते हैं, इन कंपोनेंट्स से मिलकर ये लेट्स से एक प्रोसेसर बनता है, उस प्रोसेसर के ऊपर इस तरीके से सॉफ्टवेयर बनता है, यानी कि जब मैं C में लिखता हूँ तो वो असेंबली में कैसे ट्रांसलेट हो जाता है और असेंबली से एक्चुअल हार्डवेयर में कैसे चल रहा होता है, जब ये पूरी पिक्चर आपको क्लियर हो। और फिर उसके बाद वो ऑब्वियसली उससे अगली लेवल की पिक्चर है कि अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे चल रहा होता है और वो कैसे चीज़ों को एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम को टाइम दे रहा है। तो ये बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ है कि आप ना वो पूरे डॉट्स कनेक्ट कर सकें। सो अभी उनमें से एक डॉट लेट से हम आज कनेक्ट करने जा रहे हैं कि जो हम वो सिंपल सा कि अगर हम A ग्रेटर देन B, A इक्वल टू B, A लेस देन B ये करते थे तो नीचे हार्डवेयर में जो चीज़ भी ये काम कर रही थी उसका सर्किट क्या था, ठीक है। तो ये मतलब
जब फर्स्ट टाइम मुझे किसी ने ये सिखाया था तो मेरे लिए फैसिनेटिंग था, और जब किसी ने फर्स्ट टाइम मुझे ये सिखाया था कि एक छोटा सा प्रोसेसर कैसे बनता है तो मैं तो एक्साइटेड हो गया था काफ़ी कि यार ये ज़बरदस्त काम हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग भी इसी तरह एक्साइटेड होंगे। और लेट्स कम टू बचत होगी। हाँ, मार्कर नीचे आ गए इसके, चलो हो गए, थैंक्स। हमारी जो एक्साइटमेंट है उसमें मेरा भी लैपटॉप गिर जाना है, तो फिर ख़त्म हो जानी थी एक्साइटमेंट कुछ देर के लिए। ओके, सो अब हम कंपैरेटर बनाना चाह रहे हैं। तो कंपैरेटर में हम 3 कंपैरिजन बेसिकली करना चाह रहे हैं, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज लेस देन बी, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, ऑब्वियसली एक कंपैरिजन ये भी होता है कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी या ए इज लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, सो वो क्या है कि अगर मैं इन दोनों का और कर लूँ, ठीक है, तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा। ठीक है, कि अगर ग्रेटर देन हो या इक्वल टू, इसका ये मतलब होता है ना। सो उनको और कर लूँगा तो ये कंपैरिजन बन जाएगा। तो बेसिकली हम मुझे ये 3 कंपैरिजन चाहिए, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। वैसे तो अगर मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू बना ली हो तो लेस देन मैं ना भी बनाऊँ, मैं कहूँ कि अगर ये दोनों 0 आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि लेस देन है ना, ये भी हो सकता है। लेकिन खैर हम तीनों पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो इवेंचुअली हम करना ये चाह रहे हैं कि यही जो हमने भी ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी लिखा था, लेट से ए और बी इंटीजर थे तो इसका मतलब है ये कोई 32 बिट के नंबर थे। ठीक है, और मैं देखना चाह रहा हूँ कि इनमें ये ए बी से बड़ा है, ए बी से छोटा है या ए बी के बराबर है, और इसके लिए नीचे हार्डवेयर क्या बनेगा अगर मैंने ये काम करना। ठीक, ओके, लेकिन 32 बिट से पहले मैं चाहूँगा कि मैं 1 बिट के लिए काम करूँ। सिंगल बिट पे ये काम कैसे होगा? सिंगल बिट का क्या मतलब है कि मेरे पास एक ए है और एक बी है और ये सिंगल बिट है, एक ही बिट है। ठीक है, तो अब इनके क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं? 0 0 0 1 1 0 और 1 1। सो मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मैंने इनके लिए ए इक्वल टू बी का सर्किट बनाना हो, ए ग्रेटर देन बी का सर्किट बनाना हो, ए लेस देन बी का सर्किट बनाना हो तो क्या बनेगा? ठीक, अगर a 0 है और b भी 0 है तो क्या a ग्रेटर देन a इक्वल टू b है? a इक्वल टू b है। a ग्रेटर देन b है? नहीं। a लेस देन b है? नहीं। मैं मिस हो गया हूँ? मैं कह रहा हूँ कि ये a और b 2 नंबर हैं जो एक एक बिट के। ठीक है, और मैं इसका सर्किट बनाना चाहता हूँ फॉर ए इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी एंड ए लेस देन बी। ठीक है, तो ये 3 मेरी आउटपुट्स हैं, तो तीनों के लिए मैं ट्रुथ टेबल बना रहा हूँ इसमें। सो ए ग्रेटर देन ए इक्वल टू बी, इस केस में ए इक्वल टू बी है, इस केस में इक्वल है, इस केस में इक्वल है, इस केस में इक्वल है 1 1 दोनों इक्वल। ठीक, ए ग्रेटर देन बी क्या इस केस में है? नहीं। इस केस में ए ग्रेटर है? नहीं। इस केस में ए ग्रेटर है, ए 1 है, बी 0 है तो ए बड़ा है। ठीक है, और इस केस में नहीं है। ए लेस देन बी इस केस में नहीं है, पहले ही हमने कर दिया। इस केस में ए लेस देन बी है क्योंकि बी 1 है और ए 0 है। इस केस में नहीं है और इस केस में नहीं। सो अगर एक बिट के लिए बनाना हो तो ये मेरा ट्रुथ टेबल बन गया। ट्रुथ टेबल से मैं लॉजिक पे आ सकता हूँ। ठीक है, अगर इन दोनों केसेस में देखूँ, ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी, तो ये तो बड़े सीधा सा एक ही 1 आ रहा है। जब एक ही 1 आ रहा हो तो फिर हमें कार्न ऑफ मैप पे या उसी पे जाने की जरूरत नहीं होती, सीधी सीधी एक मिन टर्म बनती है। ठीक है, तो इसकी क्या लॉजिक बनेगी? ए ग्रेटर देन बी की ये वाली मिन टर्म पे ये 1 है, बाकी सब पे ये 0 है, तो ये मिन टर्म क्या है? तो इसकी लॉजिक अगर मैंने लिखनी हो, ए बी बार किस पे आएगा? ए पे आएगा, बी पे आएगा, बी भी आएगा। ठीक है, कि अगर बी 0 है और ए 1 है तो इसका मतलब है ए बी से बड़ा। बी पे डिपेंड कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा? बी 0 होगा और ए 1 होगा तब ही है। ठीक है, अगर ये दोनों पे 1 होता, इन दोनों जगहों पे 1 होता, फिर हम कहते हैं कि ये बी पे डिपेंड नहीं कर रहा क्योंकि ये ए है, सिंपल। ए लेस देन बी की क्या लॉजिक होगी? सर ए बार बी।
और A इक्वल टू B, ये दो जगहों पर 1 है, ठीक है। और ये दो जगहों पर 1 है, और इसको अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो इस तरह का हमने गेट भी पढ़ा हुआ, हाँ, ए बी प्लस ए बार बी बार भी हो सकता है, लेकिन हमने इसके लिए स्पेसिफिक एक गेट पढ़ा हुआ है, एक्स और क्या करता है, अगर इनमें से कोई एक 1 हो तो 1 होता है, एक्स और इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट करता है, दो सेम हो तो 0 हो जाता है, दो सेम हो तो 0 हो जाता है, तो एक्स नॉर ये काम करेगा, ठीक है। अगर मैं ए इक्वल टू बी की लॉजिक बना रहा हूं तो मैं ये कर सकता हूं कि ए बी का एक्स नॉर ले लो, एक्स और करके उसका, क्योंकि एक्स और क्या करेगा, इन दोनों जगहों पे 1 होगा, इन दोनों जगहों पर 0 होगा, तो उसको नॉट कर दूंगा। सर ये और है या एक्स और सबसे पहले, ये यस सर, ये एक्स और है, अच्छा ये एक्स और है, फिर मैंने बाहर ले लिया तो एक्स नॉर बन गया, ठीक है। तो यानी अगर आपने दो बिट्स कंपेयर करनी हो तो एक्स नॉर गेट लगा दें, ठीक है। ये सिर्फ मतलब कंपैरेटर तो हम पढ़ रहे हैं, ये एक आप जनरल रिजल्ट याद रखें कि अगर आपने दो बिट्स कंपेयर करनी है कि वो बराबर है या नहीं, एक्स नॉर कर दें, क्योंकि एक्स नॉर ये काम करता है कि दोनों 0 0 हो तब भी 1 होता है, दोनों 1 1 हो तब भी होता है। ठीक शो, समझ आ गई? ओके, सो ये हमारा एक एक बिट का काम हो गया, बट हम असल में एक बिट में इंटरेस्टेड नहीं थे, एक बिट में हम इसलिए गए ताकि हमें जब ज़्यादा बिट्स हो तो हम उसको जनरलाइज कर सकें, ठीक है। हमने 32 बिट का अलर्ट से बनाना है, तो 32 बिट का कार्नोफ मैप तो बहुत ही बड़ा बन जाएगा, तो हम उसके बजाय ये तरीका यूज़ करना चाह रहे हैं कि हम एक बिट से शुरू हो, फिर 2 बिट पे जाएं, 3 बिट पे जाएं। अगर हमें कोई पैटर्न नज़र आया कि यार इस तरह से मैं बड़े का भी बना सकता हूँ, तो मैं उसको यूज़ करते हुए बड़ी लॉजिक बना दूंगा, ठीक है। तो हम अब ज़रा इस अप्रोच पे चल रहे हैं। तो यहाँ तक चीज़ क्लियर होगी? तो ये स्लाइड में सिर्फ वही लिखा हुआ जो कि मैंने बोर्ड पे करा दिया, ठीक है। व्हाट अबाउट के 2 बिट्स होती कि a जो है वो 1 बिट ना होती, बल्कि a इज़ अ नंबर जिसमें a1 और a0 उसकी बिट्स हैं, और b इज़ अ नंबर जिसमें b1 और b0 उसकी बिट्स हैं। तो मैं इसमें सबसे पहले चेक करना चाह रहा हूँ a इज इक्वल टू b, इसकी क्या लॉजिक होगी, ठीक है। एक तरीका तो है कि मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाऊं, लेकिन मुझे ये पता है कि मैंने अगर एक बिट कंपेयर करनी होती तो मैं एक्स नॉर कर सकता था। तो अब अगर मैंने 2 बिट्स कंपेयर करनी है तो मैं क्या करूं? सोचे, ट्रुथ टेबल के बगैर जरा सोचे कि क्या हो सकता है कि ये मेरे पास 2 नंबर है, एक ये और एक ये, ठीक है। मे बी ये 0 0 हो सकता है, ये भी 0 0 हो सकता है, तो बराबर है। लेकिन अगर ये 0 0 और ये 0 1 है तो बराबर नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये कब दोनों बराबर होंगे? सर एक्स नॉर तो भी पॉसिबल है, एक्स नॉर पॉसिबल है, लेकिन वो 2 बिट्स को कंपेयर करता है। हमने यानी कि इसको इससे तो कंपेयर कर देगा, इसको इससे भी कंपेयर कर सकता है, मतलब एक और एक्स नॉर लगा दें तो कर लेगा। लेकिन हम तो चाह रहे हैं कि हमें एक सर्किट बता सके कि यार ये दोनों मैच करते हैं, तो क्या कर सकते हैं इस जगह पर? फोर इनपुट का एक्स नॉर लगा दे, नहीं एक्स नॉर 2 इनपुट वाला होता है, हाँ। आउटपुट 1 हो जाएगी, आउटपुट तो एक 1 कब होगी, कब चाहते हैं हम? जब दोनों 1 हो। कौन दोनों? A0 और B0 का 1 और A1 और B1 का 1, तो हमारे पास 1 है। A0 और B0 का क्या 1 हो? 1 है और A1 और ये दोनों 1 1 आए, ये कह रहे हो ये भी 1 1 आए और ये भी 1 1 है, ये कहना चाह रहे? इनपुट इसके 1 हो तो नहीं तब तो होंगे, लेकिन ये अगर दोनों 0 भी आ जाए तब भी तो ये बराबर है, और अगर ये दोनों 0 1 0 1 आ जाए तब भी ये बराबर है, और 1 0 1 0 आ जाए तब भी ये बराबर है, ठीक है। तो बहुत सारे केसेस है, ठीक है। 4 केसेस है। एक तरीका यही है कि मैं 4 इनपुट वाला एक कार्नोफ मैप बना दूं, ठीक है, विच इज पॉसिबल। मगर मैं ये चाह रहा हूं कि आप जो हमने 1 बिट के लिए रिजल्ट लेकर आए हैं उसको यूज करते हुए 2 बिट पे अगर जाने की कोशिश करें इक्वालिटी के केस में। हम
लोग पूरे ए को ही मतलब एक बना दे और बी को एक बना दे और फिर इसके अंदर वो और अप्लाई करें एक्स और एक कैसे बनाएंगे? कनेक्ट करके नहीं, डायरेक्टली दो इनपुट्स कनेक्ट कर देंगे तो अगर एक 1 आ रही दूसरी 0 आ रही, सर्किट उड़ाओगे यार तुम तो। इस तरह डायरेक्टली कभी नहीं कर रहे होते कि मल्टीपल इनपुट आए तो उन्हें आपस में जोड़ के आगे, नहीं। ठीक, एक चीज को मल्टीपल को इनपुट दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते कि मल्टीपल इनपुट आ रही है तो उनको आपस में टाई करके आगे, नहीं। वो तब कर सकते हैं जब एक और चीज है, वो बाद में हम पढ़ेंगे। ठीक है, नॉर्मली नहीं कर सकते। दोनों का एक्स नॉर ले लें, पहली बिट से कंपेयर कर ले, दूसरी से कंपेयर कर ले। अगर वो दोनों बराबर आती हैं तो लेट से कि मैं कहता हूँ कि A1 को एक्स नॉर ले लेता हूँ B1 से और A0 को एक्स नॉर ले लेता हूँ B0 से। अब सिर्फ मसला ये है कि मेरे पास दो चीजें आ गई, मुझे तो एक आउटपुट चाहिए कि क्या पूरे बराबर है या नहीं। ठीक है, तो ये बता देगी कि ये बिट बराबर है इसके, ये बता देगी ये बिट बराबर है इसके। तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे पता चले कि हाँ दोनों बिट पहली के बराबर है और दूसरी बिट दूसरी के बराबर। हमेशा नॉट गेट अप्लाई करते हैं। चलो मैं इसको थोड़ा सा और से सुने जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अक्सर जो प्रॉब्लम का सलूशन होता है ना, वो अगर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को गौर से सुने तो उसी के अंदर ही हिंट होता है। तो अब हम यहाँ तक पहुंच गए कि पहली बिट पहली से कंपेयर कर ली, दूसरी से। सो अगर पहली से कंपेयर होगी है और दूसरी से कंपेयर होगी है तो आउटपुट 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा और, ठीक है। सो और जो है, ये क्या नाम था तुम्हारा, क्या था? शान हैदर को लगा कि यार ये जो और है ना, इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो और बन जाएगा। ठीक लगा इन्हें? नहीं, और जो होता है वो एंड होता है। मतलब जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज के और उर्दू का और इंग्लिश का और जो है ना, उसमें फर्क। और क्या होगा? या। ठीक है, अगर मैंने या बोला कि ये हो रहा हो या ये हो रहा हो, ठीक है, ये बड़ा सटल सा फर्क होता है। मगर आप अगर इसको ठीक तरीके से समझ सकें कि यहाँ पे या है या और है तो आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, ओके। सो अब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि अगर पहली बिट पहली से मैच हो गई है और दूसरी से मैच हो गई है तो इसका मतलब है कि मतलब दोनों अगर मैच हो गई हैं तो ठीक है, तो क्या करना चाहिए मुझे? इन दोनों को एंड कर देना चाहिए। जब ये दोनों 1 आएंगी, दोनों कंपैरिजन 1 हो जाएंगे कि ये भी कंपेयर होगी ये भी कंपेयर होगी। ठीक है, दोनों का कंपैरिजन अगर 1 आ गया तो दोनों 1 आएंगे और एंड तब भी 1 होगा। तो एंड मैंने इनको मल्टीप्लाई लिख दिया, यानी कि ये बेसिकली एंड कर रहे। व्हाट अबाउट के एक तीसरी बिट भी होती है? तो आपने नहीं कहा था, अभी कहा है ना। उससे पहले नहीं कहा, आप कह दिए तो तीनों इसको भी कर देते। ठीक है, व्हाट अबाउट के ऐसी कोई 32 बिट के 2 नंबर होते हैं? ठीक है, सो ऐसे बढ़ाते आखिरी A31 को B31 के साथ, सॉरी मैं इधर बाहर डाल रहा हूँ, एक्स नॉट, इन सबको आपस में ऐड कर देते। सो इक्वालिटी कंपैरेटर तो जो है ना, ये तो सो मतलब बेसिकली अब आपको यू शुड फील एक्साइटेड है कि आप जो पूरा इफ ए इज इक्वल टू बी करते होते थे, नाउ यू नो के पीछे हो गया रहा था असल में। ठीक है, कि हो ये रहा था कि आपके अगर ए 32 बिट का एक नंबर पड़ा हुआ था और बी भी 32 बिट का एक नंबर पड़ा था, तो पहली बिट पहली के साथ एक्स नॉर हो रही थी, दूसरी बिट दूसरी के साथ एक्स नॉर हो रही थी, एंड सो ऑन। 31वीं बिट जो थी वो 31वीं बिट के साथ एक्स नॉर हो रही थी। और ये सारे एक्स नॉर जो थे, आपने इसके आगे एक हैंड गेट लगाया हुआ था कि अगर ये सारी बिट्स के कंपैरिजन 1 आए तो आउटपुट 1 होगी। अगर इनमें से कोई एक भी 0 आ गया तो इसका मतलब है एक बिट डिफरेंट है कोई, और इसका मतलब है कि नंबर बराबर नहीं। तो अगर इसकी आउटपुट 1 आ गई तो ए इक्वल टू बी वाला चेक हो जाना था, और अगर ये 0 आ गई तो ए नॉट इक्वल टू बी का चेक हो जाना।
ठीक। तो ये दोनों चेक्स आपको अवेलेबल। सो ये वो सीक्रेट सर्किट था जो कि सी के इक्वल टू बी में आप अभी तक इस्तेमाल करते आ रहे, तो उसके पीछे चल, ठीक है। ओके, सो ये तो मैंने खैर साथ ही बाकी केसेस भी इसके कवर कर दिए, इक्वल टू बी। व्हाट अबाउट मैंने ए ग्रेटर देन बी का सर्किट बनाया। ग्रेटर देन बी का बनाऊंगा तो लेस देन बी का जो है ना वो तो वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ही फर्क होता है, ठीक है। एक में इधर बाहर आ रहा है, एक में उधर बाहर आ जाता है, ठीक है। अगर 2 बिट्स होती जो कि हम अभी देख रहे थे कि A1 A0 और B1 B0, इनको मैंने कंपेयर करना है। एक बिट को तो मैं ऐसे कंपेयर कर सकता हूँ कि अगर A1 है तो B बार है, तो A बड़ा है, A1 है B0 है तो बड़ा। इसमें क्या कर सकता हूँ, जी जी, अगर क्या हो वो तो एक केस होगा, ये भी हो सकता है कि ये 0-1 हो और ये 1-0 हो, फिर भी तो ये बड़ा होगा। चलो उससे पहले मैं एक वैसे आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। 1-0-1 2 नंबर मैं लिख रहा हूँ। इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है? नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है? ये ए है, ये बी है, लेट से। कितने लोगों का ख्याल है कि ऊपर वाला बड़ा है? ऊपर वाला तो बड़ा है सबसे। मैं इन नंबरों में पूछ रहा हूँ कि कौन सा बड़ा है। कितने लोगों का ख्याल है नीचे वाला बड़ा नंबर? देख लो यार, इतने सारे वंस आ रहे। कितने लोगों ने अपनी राय का इजहार नहीं किया? नहीं, चलो मैं पहले पूछता हूँ, कितने लोगों का ख्याल है कि ये बड़ा है? हाथ खड़ा करें। सबका ये ख्याल है। चलो, इसका मतलब है कि सब हम ख्याल हो गए, ठीक है। सिंपल सी चीज है, मतलब लेट से मैं आपसे कहता कि 19699 और 1970001 लेट से कहता, तो कौन सा बड़ा है? नीचे वाला बड़ा है। क्यों नीचे वाला बड़ा है? क्या मैं कैसे पता चलता है? यस सॉरी, आज चिंगें जो है ना ये साथ साथ चल रही, ठीक है। मतलब या तो इरिटेटिंग होगी या एंटरटेनमेंट होगी, तो जो ये हो जाए, ठीक है। सो मस्ट रह गए हैं, वो एक टीवी वाले दोस्त में कहते होते थे कि मस्ट रह गए। सो मकसद क्या है इसका? मकसद ये है कि आप कैसे पता चला रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, आपका अपना एल्गोरिथम क्या। अक्सर ये होता है कि हमें पता होता है कि हम एक काम कर सकते हैं, लेकिन हम उसको अल्फाज में एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि कैसे किया है, ठीक है। जब सर्किट बनाना हो तो तब हमें एक्चुअली सिर्फ उस तक पहुंचना होता है कि हम उसको एक्सप्रेस कर सकेंगे हमने कैसे किया है। जब हमें वो क्लियर हो जाए तो अगला स्टेप सर्किट में नजर आ जाएगा। तो इधर भी यही केस है, ठीक है। हमने कैसे बताया कि ये नीचे वाला नंबर बड़ा? हम लेफ्ट से स्टार्ट हुए, हमने देखा कि जब तक बराबर आ रहे हैं हम चलते गए। जो भी कभी पहला लेफ्ट से चलते हुए पहला जो बराबर नहीं आया वो ये था, ठीक है। उसमें जो भी बड़ा था वो नंबर बड़ा था, ठीक है। यही काम बाइनरी में भी था, ठीक है। सिर्फ ये था कि बाइनरी में ज्यादा आसान था, इसमें 6 और 7 और मतलब बहुत सारे 10 डिजिट्स आ सकते थे। इसमें 2 डिजिट हैं, जो 1 आ रहा है और वो बड़ा है, जो 0 आ रहा है वो छोटा है। तो हम लेफ्ट से शुरू हुए, ये भी बराबर था, ये भी बराबर था, ये भी बराबर था, ये भी बराबर था, ये भी बराबर था। पहला डिजिट ये आया, पहला डिजिट जब ये आया और ये 1 था तो इसका मतलब है ये बड़ा था। अब इसके आगे ये, इसमें 4 वंस आ गए, उसमें सारे सबसे, इसमें चारों वंस आ गए, इसमें चारों 0 आ गए, बट इट डजंट मैटर बिकॉज ये ज्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये बड़ा आ गया तो ये बड़ा है। अब हम सर्किट में यही काम करना चाहते हैं। अगर मेरे पास 2 बिट्स है, इस बिट को मैं चेक कर सकता हूं ये इससे बड़ी है कि नहीं।
अगर मैं कह दूं कि A1 1 है और B1 0 है, अब जो मर्जी हो जाए ये बड़ा है। अगर ये 1 है और ये 0 है तो पीछे वाली बिट्स मैटर नहीं करती क्योंकि ये वाली बिट बड़ी है, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों बराबर हो जाए तब ये वाली बिट्स मैटर करेंगी। हम यही करते हैं ना कि अगर बराबर है तो आगे जाते हैं, ठीक है। तो एक केस तो ये हो सकता है कि ये 1 और ये 0, तब ये बड़ा हो गया। दूसरा केस ये हो सकता है कि A1 और B1 बराबर निकल आए। ये क्या हो रहा है? नाच चल रहे, ये असल में क्रॉस टॉक काफी है। ये उसको जाके कोई क्लास हो रही है, जरा उसको कहना भाई जरा सी आवाज हल्की करे, असल में क्लास हो रही है। मतलब अपनी आर्टिस्टिक सलाहियतें जो है वो ज़रूर करें और जिस बात जो भी है लेकिन क्लास ज़रा ख़त्म हो जाए उसके बाद कर लेते। तो पहला केस था कि ये अगर 1 और ये 0 हो तो फिर तो ये बड़ा है। दूसरा केस है कि अगर ये बराबर हो, चाहे ये 0 0 हो चाहे ये 0 1 हो, वी डोंट केयर। अगर ये 0 0 हो या 1 1 हो, दोनों केस में हम वी डोंट केयर। अगर बराबर है तो अब अगले वाले की बारी आ गई। अगले वाले में अगर A0 1 हो और B0 0 यानी कि A0 1 हो तो भी तो दो ही केस हो सकते हैं, या A1 1 हो और B1 0 तब ये बड़ा है, या जब ये बराबर है, ये बराबर है एंड अगली वाली ये A0 जो है वो B0 से बड़ा है, ठीक है। लेकिन ये तो दो मेरे पास केस आ गए। चाहे ये केस हो तब भी ये बड़ा है, A ग्रेटर देन B है, या ये केस हो तब भी बड़ा है, तो क्या करूं? मुझे तो एक आउटपुट चाहिए ना, तो दो आउटपुट्स आ गए। मगर मुझे ये पता है कि ये केस हो तब भी A इज ग्रेटर देन B, या ये केस हो, ठीक है। तो नाउ यू आर लर्निंग कि या अगर आ जाए तो वो और होता है, और आ जाए तो वो और नहीं होता, ठीक है। सो इन दोनों को आपस में और कर लेते, ठीक है। सो यही वाली चीज इधर स्लाइड पे लिखी हुई है कि अगर आपने ये तो हम उससे अगले लेवल तक ले गए हैं कि इक्वल टू बी अगर चेक करना है तो आप बस एक्स नॉर करते जाइए और एंड कर। ए ग्रेटर देन बी है तो A1 अगर 1 है B1 0 है तो ये बड़ा है, या अगर ये बराबर थे तो फिर अगली वाली बिट पे चले जाए, ठीक है। इसको अगर फर्दर जनरलाइज करना हो, ठीक है, अगले वाली स्लाइड्स में 3 की भी एग्जांपल है, 4 की भी, मैं सीधी चौथी पे जा रहा हूं क्योंकि यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट नाउ, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चेंज हम ये करेंगे कि क्योंकि ये एक्स नॉर बहुत सी जगहों पर आ रहे हैं तो इसको हम छोटा करने के लिए, ताकि ये बजाय बड़ी सी एक्सप्रेशन बन जाए, हम उसको एक्स एन कह दें। यानी कि अगर x 0 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है A0 x नॉर B0, ठीक है। A0 को अगर B0 से x नॉर करें ना तो हम उसको x0 लिख देंगे, ठीक है। यानी 0 नंबर वाली बिट कंपेयर हो रही है, इन अदर वर्ड्स 1 नंबर वाली बिट कंपेयर हो रही है, ठीक है। कंपेयर करने के लिए इक्वालिटी कंपेयर हो रही है, तो वहां पर हम x यूज कर लें। समझ आ रहा है ना ये बात, ठीक। बजाय x नॉर लिखने के पूरा, क्योंकि ये वाली एक्सप्रेशन बड़ी बन जाती है, ऐसी जब बार बार लिखनी पड़ेगी तो हम उसको थोड़ा छोटा करके xn लिख देंगे, जो भी nth बिट। सो मैं 3 के बजाय 4 वाली पे चला जाता, ये चलो 3 वाली पे भी कर ही लेते। सो 3 वाले में क्या होगा, अगर 3 बिट हैं तो a इक्वल टू b तो सिंपल हम कर चुके हैं कि सारी बिट्स को हम 32 बिट तक ही देख चुके हैं। जो a ग्रेटर देन b है उस पर हम क्या देखेंगे कि A2 अगर 1 है और B2 0 है तब भी बड़ा है, या अगर ये दोनों बराबर है और A1 1 है और B1 0 है तब देखेंगे तो ये A2 1 है B2 0 है, या अगर 2 वाले बराबर हैं, ठीक है। x2 का मतलब है कि इन दोनों का x नॉट, ठीक है, एंड ये वाला 1 है ये 0 है तब भी ये बड़ा है, या तीसरा केस अब ये बनेगा कि ये दोनों इन दोनों के बराबर आ जाए, ठीक है, तब हमें तीसरी बिट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों को बराबर चेक करने के लिए x2 x1 यानी कि इसको इससे x नॉर करो एंड इसको इससे x नॉर करो तो ये दोनों बराबर आ गई। अब तीसरी को देखो कि A0 1 है तो ये तीनों केस हैंडल होगी। इसके अलावा कोई केस नहीं हो सकता जिसमें ये बड़ा हो, A B से बड़ा हो। A तभी बड़ा हो सकता है जब या तो ये 1 था और ये 0 था, अगर ये दोनों बराबर थे तो या ये 1 था ये 0 था, अगर ये चारों बराबर थे तो
ये 1 था, ये 0 था। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब है ए या तो बराबर है बी से या उससे छोटा है, वो बड़ा नहीं है। ठीक, सो ये समझ आ रही है? ठीक, सो ये हमारी लॉजिक उसकी बन गई। ठीक है, लेस देन की लॉजिक जो है ना उसमें सिर्फ बार इधर के बजाय इधर लग जाता है, क्योंकि हमने ये देखना है कि 0 वो है 1 ही मैं हूँ, तो वो वाली चीज़ें। तो लेस देन की लॉजिक इज नॉट डिफिकल्ट अगर आपको ग्रेटर देन की 4 बिट में होगा तो यही काम अब हमें 4 बिट में करना पड़े कि MSB पे डायरेक्ट चेक कर लें कि अगर A3 1 है B3 0 है, नहीं तो अगर A3 B3 बराबर है तो A2 को चेक कर लें, अगर 3 और 2 दोनों बराबर है तो 1 को चेक कर लें, अगर तीनों बराबर है तो LSB को चेक कर लें। बात समझ आ रही? इसी को लेकर के चले, और अगर मैंने लेट से 32 बिट का बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, सेम चीज अप्लाई होगी कि MSB को देखूं कि A31 B31 बार प्लस अगर ये दोनों बराबर, इनका XNOR उसको एंड कर दूंगा कि ये दोनों बिट्स में से ये 1 और ये 0 प्लस, अब ऐसे 32 केसेस बनेंगे। एक केस में कोई XNOR नहीं आएगा, पहले वाले केस में कोई XNOR नहीं आता, दूसरे वाले केस में एक XNOR आ जाता है, दूसरे वाले 2 XNOR आ जाते हैं, फिर 3 XNOR। तो ये आखिरी वाला केस आएगा जब इधर एक 0 नंबर वाली बिट पर मैं पहुंचूंगा, तो मैं पहले चेक करूंगा कि ये सारी की सारी बराबर हो। ठीक है, ये सारे XNOR हो एंड ये 1 है ये 0 है, विच इज पॉसिबल। अगर ये 1 था और ये 0 था सिंपल, तो आगे वाली सारी बिट 0 थी, उनका सब का XNOR 1 आएगा, और इस वाले आखिरी चेक की वजह से ये हम कह सकेंगे कि ये उससे बड़ा है। ठीक है, सो ये पॉसिबल है बड़ा। ठीक है, सो यहां तक चीज समझ आ गई? ठीक है, तो ये 4 बिट वाले का सर्किट है। मेरा ख्याल है हम आज यहाँ पर इसको एंड करते हैं। ठीक है, इसी सर्किट से ही हम फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह शुरू करते हैं। ठीक है, तो अटेंडेंस में ठीक है, कामरान इसको बंद कर।